हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं बात करूं आपसे इस चैप्टर की तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी लिंकिंग कर देता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से, क्योंकि इसका थोड़ा सा बेस उसके साथ है। वो क्यों है मैं जरा बताता हूं। सर, लॉ कहता है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट। लॉ कहता है पार्टनरशिप कब बनती है? जब दो या दो से ज्यादा बंदे जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है आपस में जुड़ के काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। आपने अगर मेरे शब्दों पे फोकस करा हो तो जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है। इसका इंडिया में पार्टनरशिप सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बनती। दूसरी बात जो हमने आगे बात करनी है वो क्या कि सर, अगर इंडिया आपको सोशल वेलफेयर करना है, सोसाइटी बना सकते हो, आप ट्रस्ट बना सकते हो, आप एनजीओ बना सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप इंडिया में नहीं बनती। मैं पढ़वाऊंगा। दूसरी बात जो मैंने यहां पे बात करनी है क्या, एक तो प्रॉफिट के लिए और दूसरा मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप आपस में एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा बंदा करते हैं। तो अब एग्रीमेंट समझने के लिए हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप इंडिया में जो एग्रीमेंट करते हैं जो लोग और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था वो कंपीटेंट पार्टी होने जरूरी है। वो क्या होने जरूरी है? कंपीटेंट पार्टी होने जरूरी है। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यह बोला था कि हमारे इंडिया में 3 लोगों को छोड़ के एवरी पर्सन इज कंपीटेंट पार्टी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यह बोला था, अगर आपको याद हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो एक असेंशियल्स की बात करता था, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने कंपीटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, ये सब पढ़ा था। और एक था कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 11। जब आपने इन दोनों को रेड टुगेदर किया था तो आपने एक चीज देखी थी कि वो ये बोलता था एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3। आपने देखा था 3 लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट 3। वो 3 कौन कौन से हैं? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंड में आपने देखा था जो लुनाटिक इडियट, ड्रंकर्ड वगैरह लोग आते हैं। माइनर आपको पता है वो जो अभी तक इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर आपने बड़ी सारी कैटेगरी पढ़ी थी। फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, या एक कोई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी अगर एमओए के बाहर जाके काम करेगी वो भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। एग्जांपल में तुम्हारे को दिया कन्विक्ट, संजू बाबा, सलमान खान वाला एग्जांपल दिया था बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये सब क्या है जो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जब तक ये जेल में तब तक क्या डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है ना। एलियन एनिमी पढ़ा था आप लोगों ने कि अगर हमारे किसी कंट्री से वॉर छिड़ जाए तो जब वॉर छिड़ती है तब तक वो हमारे लिए वो कंट्री डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। तो ये बेसिक चीज आपने पढ़ी थी। तो इधर से एक चीज निकल के आई जब इसने ये बोला कि एग्रीमेंट करने के लिए पार्टी कंपीटेंट होनी चाहिए, और लॉ कहता है हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपीटेंट है, एग्रीमेंट करने के लिए कंपीटेंट है एक्सेप्ट 3, इन 3 को छोड़ के। तो इससे एक चीज निकल के आई कि सर माइनर क्योंकि एग्रीमेंट नहीं कर सकता, आपको एक्सेप्शन पता है कि जनरली माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। आपको पता है माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही, वेरी बिगिनिंग। और वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है यूजलेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, यूजलेस होते हैं। ये आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो। हालांकि आपने देखा था नेसेसिटी के केस में माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, और माइनर नेसेसिटी के केस में माइनर से रिकवरी की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली माइनर के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे को बताया कि सर पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन के बीच में होती है। पार्टनरशिप किसके बीच में होती है? 2 और मोर पर्सन के बीच में होती है। और वो 2 और मोर पर्सन के बीच में पार्टनरशिप जो होती है वो कैसे होती है? थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू एग्रीमेंट। और आपको पता है क्योंकि माइनर कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर को एग्रीमेंट किया गया वॉइड एब इनिशियो होता है,
इसलिए माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। हालांकि इसके लिए आपने एक चीज देखी थी, आपने 11th-12th में पढ़ी भी है, माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, बट माइनर में बी एडमिटेड, माइनर may be admitted to the benefits of partnership, to the benefits of partnership। माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए ऐड कर सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप उसके लिए ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी भी ना कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। वो लोग ना ऐसे सिखा देते हैं कि माइनर नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर जो होता है वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। अरे मेरे भाई, माइनर प्रॉफिट के लिए क्या, माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता। अब मैं जरा फर्क समझाता हूं कि प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनने का मतलब क्या होता है और वैसे क्या होता है। देखो, एक टर्म होती है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, एक टर्म होती है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये वो वाले पार्टनर होते हैं जो पार्टनर तो हैं, लेकिन ये लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, ये खाली प्रॉफिट लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते हो तो आप उसकी मैनेजमेंट भी संभालते हो, आप उसकी फंक्शनिंग भी देखते हो, आप उसके प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होते हो, आप उसके लॉसेस में भी हिस्सेदार होते हो। जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं वो मैनेजमेंट भी संभालते हैं, सब कुछ देखते हैं, बस वो लॉसेस में जिम्मेवार नहीं होते, वो खाली प्रॉफिट में हिस्सेदार होते। लेकिन जो माइनर है भाई साहब, उसका मैनेजमेंट से कोई लेन देन ही नहीं है, ना वो मैनेजमेंट संभालेगा, ना वो लॉसेस देखेगा, ना वो कुछ देखेगा, क्योंकि वो पार्टनर है ही नहीं। माइनर को खाली पार्टनर्स इन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड किया जाता है। उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे को ना दो टर्म क्लियर होनी चाहिए, एक होती है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, एक होती है माइनर जो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो रहा है। जैसे मान लो एक XYZ फर्म है, एक XYZ फर्म है, इसके अंदर टोटल में 4 पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं वो 4 पार्टनर कौन है, A, B, C, D। ये 4 पार्टनर है A, B, C और D, और प्लस इन्होंने एक माइनर को ऐड किया हुआ है। ये पार्टनर नहीं है, बेनिफिट्स के लिए ऐड किया हुआ है। और मान लो इस XYZ फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है एवरी मंथ, और इन लोगों ने बोला है कि ये सारे पार्टनर में प्लस माइनर में इक्वली बटेगा। इसका मतलब हर एक के पास 20-20 हजार जाएगा, 20-20 हजार जाएगा। अब इधर से अब इसमें 20-20 हजार सब पे बट गया, इसका मतलब माइनर को बेनिफिट्स में ऐड कर दिया गया। लेकिन समझने वाली चीज क्या है, मान लो इसमें से जो D है ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है, मतलब ये लॉसेस में हिस्सेदार नहीं है, ये खाली प्रॉफिट में हिस्सेदार है। फर्क क्या है सर, ये 4 लोग पार्टनरशिप फर्म के हिस्से के अंदर प्रॉफिट में जिम्मेवार हैं, प्रॉफिट लेंगे, उसमें से 3 तो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों के लिए, और ये वाला बंदा खाली किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये सारे के सारे मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप को संभाल भी रहे हैं, ये गोइंग कंसर्न में भी साथ रहेंगे, ये डिसोल्यूशन में भी साथ रहेंगे, और कल को डिसोल्यूशन में अगर कुछ होता है तो इन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इन सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अगर कल को ये फर्म डूबती है तो इन सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अब बच्चा बोलता है सर आपने तो बोला था कि इस पार्टनर की लायबिलिटी तो खाली प्रॉफिट के लिए, लॉसेस के लिए नहीं है। सर जब तक ये लॉसेस प्रॉफिट का खेल कब तक चलता है, जब तक पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न में होती है। अगर पार्टनरशिप चल रही है तब तक तो, अगर सपोज कल को मान लो 80,000 का लॉस हो जाए प्रॉफिट होने की बजाय, तो वो लॉस इसमें नहीं जाएगा, खाली इन तीनों में ही जाएगा। लेकिन अगर कल को वो लॉसेस बढ़ते 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 फर्म के हालात इतने बुरे हो जाएं कि ये फर्म डूब जाए, अगर कल को ये फर्म डूब ही जाए, तो उस केस के अंदर अगर जब फर्म की डिसोल्यूशन होगी, और जबकि फर्म की डिसोल्यूशन होगी, तो आपको पता है डिसोल्यूशन पे क्या होता है, एसेट सोल्ड ऑफ लायबिलिटीज पेड ऑफ। तो जब एसेट सोल्ड ऑफ लायबिलिटीज पेड ऑफ होंगे, तो उस केस के अंदर ये चारों के चारों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। डिसोल्यूशन के टाइम पे सबको ही चुकाना पड़ता है। वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली को जब तक चल रही होती है तब देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में वो प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लेकिन जब डूब ही रही है तो उसके बाद तो फर्म को बंद ही कर रहे हैं, तो जितने फर्म के कर्जे हैं उसमें सारे ही चुकाते हैं। लेकिन अब सारे चुकाते तो हैं, लेकिन माइनर नहीं चुकाता। माइनर से अगर लास्ट रिकवरी करनी भी है तो सिर्फ उतनी कर सकते जितने का उसको बेनिफिट दिया था। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, लेकिन ये चारों जो हैं ये पर्सनली लायबल होंगे। इनका अगर इनकी फर्म में से पैसा सफिशिएंट नहीं रहा तो इनके घर से भी मंगवाया जा सकता है। अब समझाना क्या चाह रहा था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, सब कुछ लायबल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब माइनर होता है इसको भी प्रॉफिट मिल रहा है,
लेकिन ये ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है ना कुछ करता है, ये घर में बैठा है और इसको हर महीने हिस्सा भिजवा दिया जाता है, इसको हर महीने हिस्सा भिजवा दिया जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर इनको ऐड ही क्यों किया जाता है जब ये कुछ करते नहीं, पार्टनर्स बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड क्यों करते हैं? तो सर उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सर जैसे मैं हूं, मेरी फर्म है, मेरा कल को बच्चा बड़ा होने वाला है, 15-16 साल का है मान लो, मेरे को लगता है कि यार कल को इसको भी बनाना है और मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरी मर्जी, मैं अपना हिस्सा उसको भी दूं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग फैमिली बिजनेस वाले ही जिनकी पार्टनरशिप चल रही होती है वो अपने ही बच्चों को माइनर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड कर देते हैं और उनका हर महीने हिस्सा बांध देते हैं और वो घर में चला जाता है। एक पूरा सिस्टम समझाने से एक चीज निकल के आई क्या, कि सर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है 2 या 2 से ज्यादा बंदों के बीच में, और एग्रीमेंट खाली एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खाली कंपीटेंट पार्टी कर सकती है, एंड माइनर इज नॉट अ कंपीटेंट पार्टी। तो माइनर जो है वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो सकता है। ये चीज यहां से निकलकर आ गई। और बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड होना पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली से टर्म डिफरेंट है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, वो पार्टनर है, वो हर चीज के लिए लायबल है, वो मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ देख रहा है, लेकिन माइनर ऐसा कुछ भी नहीं देखता, माइनर को खाली हिस्सा मिलता है और माइनर का फर्म से और कोई लेन देन नहीं है ना। माइनर ये जो बाकी के पार्टनर है, जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है, उससे जितने भी फर्म की डिसीजन मेकिंग होगी उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन माइनर को डिसीजन मेकिंग वगैरह में कहीं पे भी हिस्सेदार नहीं बनाया जाता। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज एक और क्या समझनी है कि सर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक और चीज पढ़ी थी कि सर जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, और एक्सप्रेस आपको पता है 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है ओरल में, एक होता है रिटन में, और दूसरा होता है इंप्लाइड एग्रीमेंट। 2 तरीके के एग्रीमेंट हैं जिसमें आपको याद होगा एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो है जो बोल के करे या लिख के करे, और उसके अंदर 2 कैटेगरी हो गई, ओरल एक रिटन। तो अब उसी से अगर लिंक कर लो यहां पे, तो जब पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, और पार्टनरशिप अपने आप में एक एग्रीमेंट है। मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप अपने आप में क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब इंडिया में पार्टनरशिप ओरल में भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। आपको पार्टनरशिप राइटिंग में बनाना मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपको पता है ना, कंपनीज जो होती हैं इंडिया में बनती हैं, एलएलपी जो इंडिया में बनती हैं, उनके लिए एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट होते हैं, कंपनीज के लिए एमओयू ड्राफ्ट होते हैं, और उनको प्रॉपर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है, राइटिंग में बनाना मैंडेटरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप इंडिया में ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, और साथ में अगर राइटिंग में बना भी ली तो उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। आप ये भी पढ़ के आए थे 11-12 में कि पार्टनरशिप को इंडिया में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है। क्योंकि आप अगर रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इससे एक चीज निकल के आई, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। अगर आपने पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में करा है, उस रिटन एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट करा, हम लोग मिलकर काम करेंगे, इतनी इतनी प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये वो। अगर वो एग्रीमेंट ओरली है तो बात खत्म। अगर उसी एग्रीमेंट को उन्होंने राइटिंग में बनवाया है तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। ये बात हमारे को समझ आती है। ये खत्म होने के बाद जब हमारे को ये बात समझ आ गई कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, तो ये तो हो गई एक्सप्रेस एग्रीमेंट की कैटेगरी। दूसरी होती है इंप्लाइड पार्टनरशिप। ये इंप्लाइड पार्टनरशिप कैसे होती है अभी तुम्हारे को थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन इंडिया में इंप्लाइड पार्टनरशिप भी होती है। और आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो यही चीज है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो क्या होता है सब डिटेल में जाके बात करेंगे। सिर्फ एक चीज लिंक कर दी है कि पार्टनरशिप इंडिया में ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। और दूसरी चीज, जैसे इंडिया में कंपनी को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, एलएलपी को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, लेकिन पार्टनरशिप को इंडिया में रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। पार्टनरशिप का इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनरशिप को इंडिया में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बेस स्टार्ट करूंगा ना पार्टनरशिप का, तो अब समझ आएगी ये बात। ये बहुत चीजें जरूरी थी क्योंकि छोटी छोटी टर्म है जो कंफ्यूज करती हैं, तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और पार्टनरशिप समझ आ गया, एग्रीमेंट है कितने लोगों के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा के बीच में, और जो किसके लिए बनता है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनता है। और एक चीज और, पार्टनरशिप इंडिया में ओरल में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। और एक चीज और क्या, कि सर एग्रीमेंट क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है, और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकता, इनकम्पिटेंट पार्टी नहीं कर सकता। सो माइनर एज पर दैट एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में एक एग्रीमेंट है, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। एक्सेप्शन क्या है सर, माइनर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो सकता है। ये एक पूरा ब्रीफ था जो आपको समझाया। तो एक चीज समझ आती है कि सर जहां जहां पार्टनरशिप एक्ट लगेगा साथ में कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ लगेगा,
तो इसलिए हम कहते हैं, पहले आपको बता देते हैं नॉलेज के लिए बात, कि पार्टनरशिप एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। लेटर ऑन इसके प्रोविजन स्पेसिफिक होने की वजह से अलग से सेपरेट एक्ट बना दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उसके प्रोविजन डिलीट कर दिए गए। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ भी हुआ था। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया, 1932 में इसको लाया गया। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हुआ करते थे जो बाद में अलग किए गए। एक चीज और, अभी तक हम बच्चों को यह सिखाया करते थे कि पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पार्टनरशिप एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया पहले सिखाया करते थे, एक्सक्लूडिंग जे एंड के, ये हम पहले सिखाते थे, एक्सक्लूडिंग जे एंड के। लेकिन आपको पता है इंडिया में धारा 370 हट गई, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, और उसके हटने की वजह से आज की डेट में जो लॉ जे एंड के पे नहीं लगते थे वो सारे लॉ जे एंड के पे लगते हैं। तो आज की डेट में पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के है। आज की डेट में हमारा पार्टनरशिप एक्ट जे एंड के पे लगता है, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगता है। सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत सारे ना मॉड्यूल्स के अंदर, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, सीएस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, सीएम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी भी बहुत सारी जगहों पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। पहले वाली चीज कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पेपर में अगर आ जाए तो अब से आप इंक्लूडिंग जे एंड के लिखोगे, एक्सक्लूडिंग जे एंड के नहीं लिखोगे। अब मैं फॉर्मली इस चैप्टर को बुक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आपने एक बेस ले लिया कि पार्टनरशिप क्या है, इंडिया में कैसे बनती है, क्यों लाई गई, इस सब के ऊपर, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब फॉर्मली देखते हैं। डेफिनेशन, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप तो आप लोगों ने पढ़ रखी 11th-12th में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्रीड, दूसरा वर्ड है प्रॉफिट। पहले ही रुक जाओ। एग्रीड का मतलब है हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। एग्रीड मींस हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्संस है जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा है। और एक चीज और, इधर वर्ड यूज हो रहा है पर्संस, नॉट इंडिविजुअल। वर्ड क्या यूज हो रहा है, पर्संस नॉट इंडिविजुअल। तो उसको मैं समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि सर पर्सन इज अ वाइडर टर्म देन इंडिविजुअल। पर्सन वाइडर टर्म है इंडिविजुअल से। पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जाम्पल कंपनीज, और नेचुरल पर्संस। कंपनीज हो गई, एलएलपीज हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, और नेचुरल पर्संस लाइक ह्यूमन बींग्स। तो पर्सन इंक्लूड बहुत ही है। मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं कि पार्टनरशिप खाली दो इंसानों के बीच में नहीं होती, दो कंपनियों के बीच में भी होती है। आपने सुना होगा ना, जॉइंट वेंचर हो रहा है दो कंपनियों का, हीरो और होंडा का हुआ था, मारुति और सुजुकी का हुआ था। ये दो जो जॉइंट वेंचर बनते हैं, दो कंपनी आपस में कनेक्ट होती है, वो भी क्या है, पार्टनरशिप। वो भी क्या है, पार्टनरशिप। दो कंपनियों का आपस में जॉइंट वेंचर होना इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अभी आपको जब भी इंडिया में जॉइंट वेंचर होता है, पार्टनरशिप के लॉ साथ में लगते हैं। ये चीज सीए फाइनल, सीएस फाइनल में सिखाई जाती है, लेकिन जेईई के टॉपिक्स के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को भी सिखाई जाती है, लेकिन स्टिल मैं अभी साथ साथ ही लिंक कर रहा हूं। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस। पर्सन जब हमने बोला तो आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको नेचुरल भी, हु हैव एग्रीड। एग्रीड समझ आ गया, एग्रीड मींस हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। किस लिए, टू शेयर द प्रॉफिट। और इधर से निकल के प्रॉफिट मींस, प्रॉफिट एक चीज और याद रखना है, प्रॉफिट इंक्लूड्स प्रॉफिट गेन्स एज वेल एज लॉसेस। अब जब आपने बोला कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे तो ये नहीं खाली प्रॉफिट ही शेयर करोगे, अगर लॉस हो रहा है तो वो भी आपस में मिलके ही बांटोगे और चुकाओगे। मगर एक चीज और, इधर से निकल के क्या है कि इंडिया में पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए बनती है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बनती। ऑफ आगे, प्रॉफिट एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलके चलाएं या एक सबके बिहाफ पे चलाए। मतलब क्या, सर मान लो XYZ फर्म बनाई, तीन बंदों ने मिलके, इसके तीन पार्टनर हैं X, Y और Z, ठीक। अब ये जो तीन पार्टनर्स हैं, या तो ये सबके मिलके, सारे मिलके काम करें, मिलके पब्लिक से डीलिंग करें, सब कुछ खुद करें, या एक सबके बिहाफ पे करें। अच्छा, अगर सारे मिलके कर रहे हैं या एक सबके बिहाफ पे कर रहा है, तो एक सबके बिहाफ पे मत करे मतलब क्या, ये दोनों फर्म में बैठे हैं लेकिन पब्लिक से सारी डीलिंग ये कर रहा है, यही सबके बिहाफ पे। लोन लेना है फर्म को तो ये जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना है फर्म के बिहाफ पे, कोई लैंड लेनी है ये जाएगा। एक सबके बिहाफ पे डीलिंग कर रहा है, और लायबल सारे होंगे। लायबल
सारे होंगे। तो या तो सारे खुद जाएं या तो तीनों मिलकर डीलिंग करें या एक सबके बिहाफ पे जाए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे मिलके करें या एक सबके बिहाफ पे करें। एक चीज समझाने जा रहा हूं, तुमने एक चीज सुनी होगी, एक टर्म होता है प्रिंसिपल, एक टर्म होती है एजेंट। एक टर्म होती है प्रिंसिपल, एक होती है एजेंट। जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है एजेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मैं दिल्ली में बैठा हूं, एक दिल्ली में एक पर्सन है मिस्टर ए, ये अपना प्रोडक्ट मुंबई में बिकवाना चाहता है और ये खुद नहीं जाना चाहता, उसने वहां पे एक बंदा हायर करा मिस्टर बी। अब मिस्टर बी एजेंट है इसका, किसका? ए का। तो ए कौन हो गया? प्रिंसिपल। अभी पहले एक नॉर्मल चीज समझा रहा हूं, ये प्रिंसिपल हो गया, वो एजेंट हो गया, ये समझा के रहा हूं। अब एजेंट मार्केट में कस्टमर से डीलिंग करेगा और कस्टमर से डीलिंग करने के बाद उनको प्रोडक्ट बेचेगा। इसका मतलब, और एजेंट किसके बिहाफ पे प्रोडक्ट बेच रहा है? ए के बिहाफ पे। इसका मतलब बी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन हो गया? एजेंट। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किसके बिहाफ पे डीलिंग कर रहा है? ए। तो ये वहां पे जाके बोलेगा कस्टमर को कि भाई मैं एजेंट हूं, मैं ए के बिहाफ पे माल लेके आया हूं, आप ले लो। तो ए कौन हो गया? प्रिंसिपल। तो जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल। और अगर आपको पता है कल को कोई भी लॉस होता है, कस्टमर पैसा कर दे, पैसा मार ले, बैड डेट हो जाए, तो वो लॉस एजेंट का नहीं होगा, किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। ये मैंने क्यों समझाया कि सर अगर एक सबके बिहाफ पे डीलिंग करेगा, अगर एक्स बाहर जाके डीलिंग करेगा तो एक्स हो गया एजेंट और ये दोनों हो गए प्रिंसिपल पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्योंकि जब ये जाएगा तो ये अकेला थोड़ी डील करेगा, मतलब डील अकेला करेगा, लेकिन क्या बोलेगा? मैं फर्म के बिहाफ पे आया हूं, क्योंकि कल को फर्म में कोई भी नुकसान होगा तो ये दोनों भी लायबल होंगे, ये दोनों साथ में लायबल होंगे। तो और या दूसरा तरीका क्या है कि ये तीनों खुद जाएं, खुद ही डीलिंग करें। अगर ये खुद ही डीलिंग कर रहे हैं तो उस केस में ये सारे के सारे क्या है? प्रिंसिपल। सारे के सारे क्या है? एजेंट। या तो आप खुद जाओ, इसका मतलब पार्टनरशिप में, और अगर अकेला बंदा जाएगा तो ये एजेंट, बाकी क्या है? प्रिंसिपल। या अगर कल को ये इसको अपॉइंट कर लें तो ये डीलिंग कर रहा है तो ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, बाकी सारे प्रिंसिपल। इसका मतलब पार्टनरशिप में हर बंदा एजेंट है और हर बंदा प्रिंसिपल है, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरे को लायबल ठहरा सकते हो, एक दूसरे को हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हो। डीलिंग आप करोगे लेकिन दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा। तो मैं कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगा, कुछ केसेस ऐसे दिखाऊंगा जहां पे आपकी हरकत की वजह से दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा, लाइक फ्रॉड वगैरह के केसेस, वो भी कुछ केसेस, वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली आप ये मान के चलो कि एक पार्टनर की हरकत की वजह से दूसरा पार्टनर लायबल है और दूसरे की हरकत की वजह से ये वाला पार्टनर लायबल है। तो इसका मतलब हर एक बंदा एक दूसरे के लिए लायबल है, तो हर बंदा प्रिंसिपल है, हर बंदा क्या है? एजेंट। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में हर बंदा प्रिंसिपल है और हर बंदा क्या है? एजेंट है। ये बात समझ आती है? फ्रॉड, इसका मतलब फ्रॉड अगर एक बंदा भी करके आएगा ना तो बाकी भी लायबल हो जाएंगे। एक्सेप्शन है कुछ केसेस के अंदर नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर एक बंदा, अच्छा इसने कोई मार्केट से पैसा उठाया और लॉस कर दिया तो ये अकेला लायबल नहीं है, ये दोनों भी लायबल होंगे। तो इसका मतलब पार्टनरशिप में हर बंदा लायबल होगा एक की हरकत की वजह से, इसलिए हम इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन ना पता है तुम्हें, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट कंपनी में नहीं लगता। कंपनी में क्यों नहीं लगता? जैसे एग्जांपल लेके चलो, ए बी सी तीन डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो आपको पता है जो मैनेजमेंट में होते हैं वो कौन होता है? डायरेक्टर। अगर मार्केट से ये लोन लेके आया और कल को अगर ये नहीं चुका पाता तो भाई ये अकेला लायबल है, ये बाकी डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। तो कंपनी में तो जो बंदा फ्रॉड करता है वही लायबल होते हैं, या जो लॉस करके आता है वही लायबल होता है, बाकी अदर डायरेक्टर लायबल नहीं होते। इसलिए वहां पे एक दूसरे के लिए दूसरा डायरेक्टर लायबल नहीं होता, हर बंदा अपनी गलती के लिए लायबल होता है। लेकिन पार्टनरशिप में एक बंदा भी लॉस ठहराएगा, मतलब मार्केट में मान लो इसने 15 लाख का लोन लिया था फर्म के बिहाफ पे और ये नहीं चुका पा रहा, तो 15 लाख का लोन ये अकेला नहीं चुकाएगा, तीनों पार्टनर मिलकर चुकाएंगे पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन अगर कंपनी के केस में ये डायरेक्टर 15 लाख का लोन लेके फ्रॉड करके आता है, तो ये डायरेक्टर 15 लाख का लोन लेके फ्रॉड करके आता है तो ये अकेला ही चुकाएगा, ये दोनों नहीं चुकाएंगे। इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी कंपनी में नहीं लगती, ना एलएलपी में लगती, लेकिन पार्टनरशिप में लगती है। और यही एक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। ट्रू टेस्ट का मतलब होता है, इसी से पता लगता है कि पार्टनरशिप में ही एक ऐसी चीज है जहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है और कहीं नहीं होती। अब स्टार्ट करते हैं मेन। जरा आप देखो तो पार्टनरशिप वाली लाइन समझ आ गई, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बात तो हो गई। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively a firm। सिंपल बात है। कहता है जब बंदा एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है तो जो आपस में इंडिविजुअली वो पार्टनर है और सबको जोड़ दिया जाए तो वो क्या है? फर्म। और जिस नाम से वो काम कर रहे हैं, द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम।
जैसे हर एक फर्म का कोई नाम होता है, XYZ एंड कंपनी, ABC एंड कंपनी, XYZ फर्म, ABC फर्म, वो आपकी मर्जी आप नाम क्या रखोगे। Thus a firm is a collection of partners. फर्म क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। द पार्टनरशिप इज एन इनविजिबल टाई। आपने सुनी होगी ना टर्म, मैं 12th में भी सुनी होगी, 11th 12th में, मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल, मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, सॉरी हाँ, मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, आप मैनेजमेंट देख नहीं सकते लेकिन आप मैनेजमेंट फील कर सकते हो। तो द पार्टनरशिप इज एन इनविजिबल टाई which bind the partner together and the firm is the visible form of those partners who are thus bound together। ये वही वाली बात है, आप पार्टनरशिप नहीं देख सकते, आप फील कर सकते हो लेकिन पार्टनर्स को देख सकते हो। सेम आप मैनेजमेंट नहीं देख सकते, आप फील कर सकते हो लेकिन मैनेजर्स को देख सकते हो। अब आता है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला एग्रीमेंट, और ये सारी कंडीशंस जो है पार्टनरशिप के एसेंशियल सेक्शन 4 में ही आती हैं, ये सब किस में आती हैं? सेक्शन 4 में ही आती है। ये एसेंशियल्स किस में आ रही है? सेक्शन 4 के अंदर आ रही है। हालांकि इसकी और सेक्शन से लिंकिंग है 5 से, लेकिन मेनली एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप के किस में आते हैं? सेक्शन 4 में। तो पहला, जब भी आप पार्टनरशिप करोगे एग्रीमेंट होना जरूरी है। लॉ कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, स्टेटस से नहीं बनती। अब ये स्टेटस से नहीं बनती, इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। तो गाइस पार्टनरशिप इंडिया में एग्रीमेंट से बनती है एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। अब ये एग्रीमेंट एंड स्टेटस का मतलब क्या है? सर स्टेटस का मतलब होता है जहां पे बच्चा पैदा हुआ और वो फ्रॉम द डे वन उस फैमिली का, उस बिजनेस का हिस्सेदार बन गया, मेंबर बन गया। एग्जांपल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपको पता है HUF में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है वो फ्रॉम द डे वन उसका को पार्टनर माना जाता है और उसका इक्वल हिस्सा होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। 3 पार्टनर है, उनके अपने बच्चे फ्रॉम द डे वन वहां पे मेंबर नहीं बन जाएंगे, पार्टनर नहीं बन जाएंगे, उनको पहले मेजर होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप इंडिया में स्टेटस से नहीं बनती, पार्टनरशिप इंडिया में एग्रीमेंट से बनती है। और एग्रीमेंट करने के लिए इंडिया में कंपीटेंट पार्टी होना जरूरी है। वही बात कर रहा है। अब देखो, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। एन एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। अब तुम्हारे को पता है क्योंकि एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में मैंने बताया था। पार्टनरशिप ओरली भी बन सकती है, राइटिंग में। देयरफॉर अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस carrying on a family business is not partnership because there is no agreement, it arises because of status। तो कह रहा है HUF इंडिया में कैसे नहीं बनती, क्या सॉरी, एग्रीमेंट से नहीं बनती, स्टेटस से बनती है। और पार्टनरशिप इंडिया में स्टेटस से नहीं बनती, एग्रीमेंट से बनती है। और नीचे आते हैं 2 और मोर पर्सन। कहता है पार्टनरशिप को बनाने के लिए पूरे लॉ में ना कहीं लिखा नहीं हुआ कि पार्टनरशिप में मिनिमम इतने पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये चीज इंप्लाइड है कि 2 के बिना पार्टनरशिप होगी नहीं, तो कम से कम 2 चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम की लिमिट भी पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट का 464 रोक लगाता है, और वो ये बोलता है कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और आपको पता है कंपनी पार्टनरशिप भी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी एक्ट का 464 क्या बोलता है कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर उसमें 50 से ज्यादा बंदे मिलके काम कर रहे हैं और उनका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में 50 से ज्यादा बंदे मिलके काम कर रहे हो और आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे, रजिस्टर आप कहीं भी करवाओ, आप अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करा लो, पार्टनरशिप बना लो, आप अपने आप को कंपनी में रजिस्टर करा लो, कंपनी बना लो। सपोज हम 20 दोस्त हैं, अभी नॉर्मली बैठ के काम करते हैं, हमने 30 करे, 40 करे, 50 करे, अभी हमने कोई फॉर्म नहीं बनाई, कोई एंटिटी नहीं बनाई, पार्टनरशिप कंपनी कुछ नहीं बनाई, ऐसे ही मिलते हैं, काम करते हैं। कल को हमने 50 से ऊपर जैसे ही करे तो अब लॉ कहता है हमारे को रजिस्टर कराना पड़ेगा, या तो हम अपने आप को प्रॉपरली लीगली पार्टनरशिप फॉर्म बना लें रजिस्टर करवा के, या हम अपने आप को क्या बना लें, कंपनी बना लें, अपने आप को LLP बना लें। तो इसका मतलब पार्टनरशिप इंडिया में जो है, आपको एक चीज सिखाई गई होगी कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, स्कूल में आपने सीखा होगा, और कुछ स्कूलों में मेरे ख्याल से 10 और 20 की सिखाया होगा। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 10, अदर देन बैंकिंग बिजनेस है तो 20, वो लिमिट तो हट चुकी, जमाना हो गया। अब वो 10-20 की हटके हुई है 50। पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। लेकिन इस रखना, वो जो 50 की लिमिट है ना, वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए है, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप हम अनरजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 से ऊपर जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इससे एक चीज निकल, रजिस्टर आप कहीं भी करवाओ, आप अपनी पार्टनरशिप 50 बंदों के जो लोग हैं वो अपने आपको पार्टनरशिप बना लें या अपनी वो कंपनी बना लें, वो उनके पास मर्जी है। तो अगर जैसे ही 50 से ज्यादा हुए तो आपको अपने आप को कम पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या आप किसी और एक्ट में रजिस्टर करवाओ, तो आप कंपनी बना लो या पार्टनरशिप बनाओ, और रजिस्टर कराते आप अपना बिजनेस चलाओ।
इसका मतलब पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट है ही नहीं। सच्चाई ये है, जो सिखाया गया था 50, वो 50 की लिमिट अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए है। तो आगे से आप ये बोलोगे अगर हम अपने आप को पार्टनरशिप में रजिस्टर करवा लेंगे तो फिर देयर इज नो लिमिट, फिर आप मैक्सिमम जितने मर्जी पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप हम अनरजिस्टर्ड, तो हम लास्ट कितने हो सकते हैं? 50। तो वो जो 50 वाली बात है मैंने तुम्हारे को नीचे लिखी हुई है, यही ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 50 की लिमिट होगी वो किस पे होगी? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप पे होगी। अगर आप रजिस्टर करा लोगे तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की कोई भी लिमिट नहीं है। स्कूल में तो सिखाते थे कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो 50 वाली बात आधी अधूरी बताते थे। और वो तो ये भी बोलते थे कि 50 वाली बात पार्टनरशिप एक्ट ने बोली है। पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है। ये 50 वाली बात कहां से आई है? कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 से, और ये बात वहां से निकल के आई है। क्योंकि हमारे इंडिया में ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरीके की होती हैं। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड वो होती है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एग्जांपल कंपनी है ना, कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अनइनकॉर्पोरेटेड कौन सी होती है? विच डू नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है इसका? पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म की आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी सबको पता है क्या होती है कि सर जैसे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके 3 डायरेक्टर हैं ए बी सी। ये अगर कल को डायरेक्टर्स इस कंपनी के बिहाफ पे डीलिंग करते हैं कोई भी, और कल को जैसे सपोज कंपनी के बिहाफ पे लोन लेके आए, कुछ भी लेके आए, और वो कंपनी के बिहाफ पे लिया, ये कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा इन लोगों ने, और कल को उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी परेशानी आती है, तो ये जिम्मेवार नहीं होंगे, कंपनी जिम्मेवार होगी। क्यों? कंपनी की खुद की एक पहचान है। लेकिन अगर XYZ फर्म है, इसके 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, X, Y और Z, और केस यहां पे कंपनी पे होगा, इन पे नहीं होगा। लेकिन अगर क्यों? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर फर्म है, उसके 3 पार्टनर हैं, ये पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई भी परेशानी करते हैं, कोई भी डीलिंग करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आती है, तो केस फर्म पे नहीं होगा, इन पे होगा। क्यों? क्योंकि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ आ गया। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ आता है, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रखी है, वो इनकॉर्पोरेटेड भी होगी, वो अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है। इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड कौन सी होती है? जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अनइनकॉर्पोरेटेड कौन सी होती है? जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसके एग्जांपल में कंपनी हो गई, LLP हो गई, इसके एग्जांपल में पार्टनरशिप फर्म हो गई, HUF हो गई, ये सब। तो पार्टनरशिप फर्म एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो यहीं से एक चीज निकल के आई। और 464 ये बोलता है कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी लॉ का 464, जिसके अंदर 50 से ज्यादा बंदे हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड फॉर्म में काम कर रही है और उनका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है, तो उनको अनरजिस्टर्ड को अगर वो अभी भी काम कर रहे हैं तो वो इलीगल मानी जाएगी एसोसिएशन। तो उसके लिए बेटर है आप रजिस्टर करवा लो अपने आप को, वेदर अंडर कंपनी एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। अब एनी अदर लॉ में कोई भी आ गया, पार्टनरशिप एक्ट भी आ गया, LLP एक्ट भी आ गया, तो वहां से चीज निकल के आती है 50 की लिमिट की, कि सर 50 की लिमिट जो अगर इंडिया में पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आप अगर पार्टनरशिप बनाते हो इंडिया में अनरजिस्टर्ड, तो लास्ट कितने रख सकते हो? 50। 50 से ऊपर होते ही आपको इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा अनरजिस्टर्ड फॉर्म में, या फिर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो पार्टनरशिप एक्ट में। तो उससे फायदा क्या होगा? आप जितने मर्जी मैक्सिमम पार्टनर करो, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं। तो आगे से कोई भी तुमसे पूछे कि सर पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिट होती है पार्टनर्स की, तो क्या बोलोगे? इसका 2 वे आंसर दोगे। सर अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो मैक्सिमम 50, रजिस्टर्ड है तो कोई भी लिमिट नहीं है। और मिनिमम की सर पार्टनरशिप में ये भी बताओ कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली पार्टनरशिप 2 की होती है, तो कम से कम 2 तो होने चाहिए। बिजनेस, तीसरा पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए होनी चाहिए, और बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस ओनली। लीगल बिजनेस ओनली मतलब इंडिया में चरस गांजा नहीं बेचोगे, इलीगल काम नहीं करोगे। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वो कहता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। द पर्पस ऑफ फर्म इज नॉट ओनली टू मेक प्रॉफिट बट ऑल्सो टू शेयर इट अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। आपको पता है एग्रीड रेशियो मींस विच इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस विच इज पार्टनरशिप डीड। तो या तो आपने एग्रीड रेशियो बांट रखी है
कि हम इतना इतना बांटेंगे तो आप उतना उतना बांटो, 3:2:1 ऐसा करके जो भी है। अगर आपने ऐसी कोई भी रेशियो डिसाइड नहीं करी तो आपको पता है इक्वली बढ़ता है, तो आपको पता है जितना भी प्रॉफिट आता है वो इक्वली बढ़ता है। दैट, और एक चीज और जो मैंने बताया था, द टर्म प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव गेन्स दैट इज अर्निंग एज वेल एज नेगेटिव गेन दैट इज लॉसेस। हाउएवर पार्टनर्स में एग्री दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट शेयर द लॉसेस। ये वाली बात लिंक हो गई होगी वो जो मैंने पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली समझाया था। लेकिन पार्टनर्स चाहें तो आपस में डिसाइड कर सकते हैं और एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं कि सर एक या एक से ज्यादा बंदे, खाली ऐसे पार्टनर जो खाली प्रॉफिट में हिस्सेदार होंगे, लॉसेस में जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर आप किसी का नाम डलवाना चाहो तो डलवा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मान लो एक बंदा है एक्स, इसकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसकी कोई दुकान है और इसकी दुकान की बहुत गुडविल है, बहुत अच्छी गुडविल है। और मान लो 3 पार्टनर हैं एबीसी, इन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है। अब ये तीनों पार्टनर इसको बोल रहे हैं भाई हमारे साथ आजा, अपना नाम हमारे को दे दे ताकि तेरी गुडविल का फायदा हमें भी मिले, हमारा बिजनेस चल जाए। ये कहता है मैं पागल हूं, कहता है मेरा अच्छा खासा नाम चल रहा है, तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनूंगा, मेरी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी है, मैं लॉसेस में भी जिम्मेवार हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, परेशानी बहुत है। तो ये क्या कहते हैं भाई आजा, देख लाइबिलिटी तो आखिरी में अनलिमिटेड रहती है, वो तो आपको पता ही है जब डूबेगी, लेकिन डूबने वाली बात तो बहुत एंड की है। लेकिन ये क्या कहते हैं भाई तू आजा, जब तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो अपनी गुडविल हमारे को दे, कल को प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, लॉस होगा तो तू जिम्मेवार नहीं है, लॉस हम आपस में बांटेंगे जब तक गोइंग कंसर्न में होती है। तो इससे फायदा क्या होता है, आप खाली इसको पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बना रहे हो, लॉसेस में जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे। ये चीज निकल के आई यहां से जो मैंने समझाया। नेक्स्ट, टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इट इज एसेंशियल टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझा दूं। लॉ कहता है पार्टनरशिप करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट खाली पार्टनर्स में ही बटेगा, वो बाहर वाले में भी बढ़ सकता है। अब इस लाइन का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। सपोज 4 पार्टनर हैं, उनमें तो प्रॉफिट बटेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा, बाहर वाले में बढ़ सकता है। जैसे एक चीज इसने क्या बोली, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है, उनमें बटेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स में बटेगा, बाहर वाले में बढ़ सकते हैं। इस एग्जांपल लेके बात करें, 1 लाख का प्रॉफिट होता है और एक फर्म है XYZ फर्म, इसके अंदर 4 पार्टनर हैं ABCD, ये 4 पार्टनर्स हैं इस फर्म के। और मान लो इस फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, सब में इक्वली बढ़ता है, तो इसका मतलब अभी तक सबको कितना मिल रहा है, 25,000 ईच, 25K ईच, सब में बढ़ता है। ईच, तो सब में पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है और सब में बढ़ रहा है। लेकिन केस 2, कल को सपोज ये मान लो किसी माइनर को लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई हम तेरे को बेनिफिट्स के लिए ऐड कर रहे हैं। किसके लिए ऐड कर रहे हैं, बेनिफिट्स के लिए। अब आपको पता है माइनर बेनिफिट्स के लिए ऐड हो सकता है लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। और मान लो अब ये 1 लाख को इक्वली बांटेंगे, अब तो अब 5 हिस्से हो जाएंगे 4 की जगह, अब सब में 20,000 ईच बटेगा। तो अब यहां से एक चीज निकल के आई, जब माइनर में भी 20,000 बट रहा है इन सब के अलावा, तो माइनर इज नॉट अ पार्टनर, लेकिन स्टिल इसको पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या चीज निकल के आई, लॉ कहता है प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है कि प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बटेगा, पार्टनर के अलावा किसी और में भी बढ़ सकता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल निकल के आया ये माइनर। माइनर पार्टनर नहीं है लेकिन स्टिल इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये पार्टनर है, इनमें तो प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है ही। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग इज एसेंशियल बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ओनली, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउटसाइडर्स ऑल्सो, एग्जांपल माइनर। अब जरा रीड करो, टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इट इज एसेंशियल टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। अ पर्सन डज नॉट हैव राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनर इन अ फर्म। अगर कोई पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो फिर वो पार्टनर नहीं है। लेकिन अब यहां से एक लाइन देखना, दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज अ पार्टनर इन द फर्म। कह रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है पार्टनर्स के बीच में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है वो सारे पार्टनर ही हैं। जैसे यहां से निकल के आया, माइनर के साथ भी प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन माइनर पार्टनर नहीं है, लेकिन जो आपस में पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट बढ़ना जरूरी है, और प्रॉफिट बाहर वालों में ही बढ़ सकता है। लेकिन अगर सपोज इनमें आपस में ही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो फिर ये पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इनके जो हो रही है वो जरूरी नहीं है पार्टनर हो।
तो देयर मे बी अ केस व्हेन अ पर्सन हु शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट स्टिल ही इज नॉट अ पार्टनर। तो इसमें एग्जांपल में क्या लिखोगे, माइनर। कह रहा है ऐसे केस हो सकते हैं जब उसके प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन स्टिल वो पार्टनर नहीं है। अब नीचे उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो कह रहा है तुम्हें कई सारे केस ऐसे दिखेंगे कि लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं है। जैसे नीचे देखो, को ओनर्स who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partner because there does not exist any business। Suppose दो बंदों ने मिलकर एक लैंड खरीदी थी, तो दो बंदे मिलकर खरीद रहे, दोनों ओनर हो गए, तो दो ओनर होते हैं उनको हम बोलते हैं को ओनर, एक दूसरे के लिए ओनर। अब उनको लगा यार ये लैंड खाली पड़ी हुई है, उनका बिजनेस कोई और है, वो रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। अब उनको लगा यार ये लैंड पे कल को घर बनाएंगे, लेकिन जब तक ये लैंड आइडल पड़ी है तो एक काम करते हैं इसको किराए पे चढ़ा देते हैं। अब किराए पे चढ़ा रहे हैं तो उससे किराया आ रहा है, अब किराया आ रहा है मतलब प्रॉफिट आ रहा है। अब दोनों की मिलकर लैंड है तो दोनों प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट इन दोनों में बढ़ रहा है लेकिन स्टिल ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मेन एम पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं था, इनका मेन एम तो गारमेंट का है, वो उसमें पार्टनरशिप करके बैठे हैं, वो रेंट के एग्रीमेंट में पार्टनरशिप करके नहीं बैठे। तो इसका यहां से एक चीज क्या निकल के आई कि प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है कई जगहों पे लेकिन स्टिल पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इंडिया में कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप नहीं बन सकती। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडिया में पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको प्रॉफिट करना जरूरी है। और तीसरा कह रहा है, तीसरा पॉइंट तो सिंपल है कि दो बंदों ने मिलकर कॉटन बेल्स खरीदे और वो उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप है। और लास्ट क्या आता है, म्यूचुअल एजेंसी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल एजेंसी मैं आपको समझा ही चुका हूं। म्यूचुअल एजेंसी वही है जब आप ऊपर पढ़ चुके हो। द टर्म म्यूचुअल एजेंसी मीन्स देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके करें या एक सबके बिहाफ पे चलाएं। एक केस था केडी कमाथ एंड कंपनी, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस केस में क्या कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड आर दैट, अगर आपको पार्टनरशिप बनानी दो चीजें चाहिए। पहला, देयर शुड बी एग्रीमेंट। आपने अच्छा ये पता है कहां से उठाई है इन्होंने, सेक्शन 4 से उठाई है। ऊपर आपने पढ़ा था, जब सेक्शन 4 में ऊपर लेके जाऊं तो आपने क्या लाइन पढ़ी थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। एग्रीड मींस एग्रीमेंट, तो जो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं किस चीज के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, और विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसने इसी लाइन को तोड़ दिया है कि पार्टनरशिप होने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो एग्रीमेंट किसका, प्रॉफिट शेयरिंग का, और दूसरा देखो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये ऊपर वाली बात आ गई। एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4। ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। तो पार्टनरशिप में दो चीजें चाहिए, सारे मिलकर चलाएं या एक सबके बिहाफ पे चलाएं, और दूसरा उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए। और मैंने तुम्हारे को बता दिया वो एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। और साथ में नीचे क्या देखना है, द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल गिवन कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड। वेस्टेड मींस समा जाना इन वन ऑफ द पार्टनर और द फर्दर सर्कमस्टांस दैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ द पार्टनरशिप। नॉट डिस्ट्रक्टिव मीन नॉट एक्सक्लूसिव, बाहर नहीं है, प्रोवाइडेड टू एसेंशियल कंडीशंस मेंशन्ड अर्लियर आर सेटिस्फाइड। वो क्या बोलता है, अगर आपने सपोज 3 पार्टनर है, मान लो XYZ फर्म है और 3 पार्टनर्स हैं और ये तीनों पार्टनर मिलके आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज बोल दी कि भाई एक्स ही सारे काम करेगा। इसका मतलब कौन सा हो गया, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाला केस हो गया कि यही फर्म के भी आप पे बैंक अकाउंट खोलेगा, यही फर्म के भी आप पे बोरो करेगा, यही फर्म के भी आप पे सारी सेल परचेज करेगा, सब कुछ यही करेगा। तो लॉ कहता है कि देखो द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज वेस्टेड इन वन पार्टनर। इन्होंने क्या करा है, एग्रीमेंट करके सारा कंट्रोल किसके पास दे दिया है, 3 पार्टनर थे एक्स वाई और जेड, लेकिन उन्होंने सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, एक्स के हाथ में। तो कहता है फैक्ट दैट कि आपने सारा कंट्रोल एक के हाथ में दे दिया कि वही बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, वही लोन लेगा, वो सब कुछ करेगा, ये चीज गलत नहीं है। कहता है दिस इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, ये गलत नहीं है, प्रोवाइडेड ये 2 कंडीशन पूरी हो जाए। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट का, और दूसरा सारे मिलके चलाएं या एक सबके बिहाफ पे चलाएं। अभी तो देखो एग्रीमेंट हो ही रहा है, प्रॉफिट सब में आएगा, और या तो सब मिलके चलाएं सबके बिहाफ पे चलाएं, ये सेकंड वाली केस है, ये सबके बिहाफ पे चला रहा है। अब मगर ये सबके बिहाफ पे चला जरूर है, लेकिन प्रॉफिट तो सब में ही बटेगा ना, और कल को अगर कोई परेशानी भी होगी तो सारे ही जिम्मेवार हैं। तो दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। तो कहता है अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो म्यूचुअल एजेंसी है, भले फिर एक ही बंदा ऑपरेट करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज मेन थी एसेंशियल्स में। ये बहुत टेक्निकलिटी में आ जाती चीजें, इसलिए टाइम लगा के समझानी पड़ती ताकि बेस खड़ा हो जाए ना एक बार, फिर तो आगे फ्लो में चलेगा चैप्टर। हमने एक पेज के ऊपर ही ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा दिया अभी,
लेकिन अभी एक पेज दे देते और नीचे ये बता रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं अगर राइटिंग में होगी तो। अब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बार पेपर में आया व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये क्या चीज आप देखते हैं गाइस। अब नेक्स्ट आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब जरा देखो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, आप जरा समझो। एक ऐसी चीज लॉ कहता है जो खाली ट्रू टेस्ट मतलब जिससे पता लगे कि वो चीज खाली पार्टनरशिप में ही है और कहीं नहीं है। अगर एक ऐसी चीज जो सिर्फ पार्टनरशिप में मिलती है और कहीं नहीं मिलती तो वो उसका ट्रू टेस्ट है। अब पहले देर तीन मेन टेस्ट है जिससे देखो वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड द बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all, there will be no difficulty in determining the existence of partnership because condition for partnership given in section 4 are fulfilled। वो कहता है अगर दो कंडीशन पूरी हो जाएं कि सब मिलके चला रहे हैं, एक सबके बिहाफ पे चला रहा है, या और साथ में क्या हो रहा है कि दोनों सबका मेन एम प्रॉफिट शेयरिंग है, अगर वो सेक्शन 4 वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो एक चीज तो क्लियर है, तो फिर ट्रू टेस्ट तो डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। परेशानी ये है कि जब ये कंडीशनें पता नहीं लग पाती, उन लोगों ने राइटिंग में सेट नहीं की, तो हमें उनके सर्कमस्टांसेस देख के पता लगाना पड़ता है क्या इनकी पार्टनरशिप है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगी, कह रहा तीन मेन टेस्ट हैं विच कैन डिटरमाइन वेदर अ फर्म इज पार्टनरशिप बिजनेस और नॉट, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा, पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। क्या अच्छा तुमने ऊपर पढ़ा कि पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि एग्रीमेंट सिर्फ पार्टनरशिप में ही होता है या कहीं और भी हो सकता है? कहीं और भी हो सकता है। मैंने किसी बंदे के साथ सेल परचेज करी लैंड की, वो मेरा बिजनेसमैन थोड़ी है, मैं उसके कोई पार्टनरशिप थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन एग्रीमेंट मैंने करा सेल का परचेज का। इसका मतलब एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जो खाली पार्टनरशिप में नहीं दिखती, कहीं और भी दिखती है। मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रू टेस्ट में आपको ये चीज डिटरमाइन करनी है कि एक ऐसी चीज जो सिर्फ पार्टनरशिप में दिखती है और कहीं और नहीं दिखती। तो एग्रीमेंट तो ऐसा नहीं है कि खाली पार्टनरशिप में दिखता है, कहीं और भी दिखता है। अब नीचे देखना, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बट दिस इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आ गई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है लेकिन ये ट्रू टेस्ट नहीं है। कह रहा तीन बंदों ने आपस में एग्रीमेंट करा और उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि वो ना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे ना कुछ करेंगे, तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं बेसिकली, और स्टिल आपस में एग्रीमेंट तो है। तो या किसी दो तीन बंदों ने आपस में एग्रीमेंट करा कि हम लोग मिलके रहेंगे, एक साथ एक घर में रहेंगे, अब वो रहने के एग्रीमेंट करे, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं, वो भी एग्रीमेंट है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। तो एग्रीमेंट इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट पार्टनरशिप करने के लिए जरूरी है लेकिन ये ट्रू टेस्ट नहीं है। एग्रीमेंट और जगहों पर भी होता है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब आपको ये पता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी ट्रू टेस्ट नहीं है। उसका एक रीजन है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स में बांटना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट सारा पार्टनर्स में बटेगा, आउटसाइडर में भी बट सकता है, जिसका भी आप ऊपर पढ़ के आए थे माइनर वाला केस। पार्टनर है तो पार्टनर में बटेगा। ये दो पॉइंट तो ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में होने जरूरी हैं, लेकिन ये दो पॉइंट एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप के लिए नहीं है, और जगहों पे भी यूज होते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। लेकिन जो तीसरा केस है म्यूचुअल एजेंसी, ये एक ऐसा केस है, ये है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो सिर्फ पार्टनरशिप में होता कहीं नहीं होता। कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगता, नॉर्मल चीजों में नहीं लगता। इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए चाहिए तीनों कंडीशन ही, एग्रीमेंट भी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी भी चाहिए। लेकिन ऊपर वाली दो कंडीशन खाली पार्टनरशिप के लिए नहीं है, इंडिया में और चीजों के लिए भी है। लेकिन म्यूचुअल एजेंसी एक ऐसी चीज है जो खाली पार्टनरशिप के लिए, इसके अलावा और कई चीजों के लिए और किसी चीज के लिए भी नहीं है। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब जरा देखो, द म्यूचुअल एजेंसी मींस, अब आपको पता ही म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलके चलाएं, एक सबके भी पे चलाएं। दैट मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल, इट मे बी कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। ये बात समझ आती है, या तो सब मिलके चलाएं, एक सबके भी पे चलाएं। तो इससे एक चीज निकल के आती है, ये जरूरी नहीं है कि सब चलाएं, कोई एक भी सबके भी पे चला सकता है। Thus a partner is both agent as well as principal, जो मैंने आपको समझाया था, हर पार्टनर एजेंट है, हर पार्टनर प्रिंसिपल है। Therefore, as per the rule of mutual agency, if a partner by his act can bound to the other partner and he is bound by the act of other partner, अगर एक पार्टनर अपनी हरकतों की वजह से दूसरे को बाउंड कर दे और दूसरे की हरकतों की वजह से खुद बाउंड हो, जो मैंने बताया था, ए फ्रॉड करेगा, कुछ भी करेगा तो बी जिम्मेवार है, दूसरा पार्टनर बी करेगा तो ए भी जिम्मेवार है। तो कहता है ये देन देयर इज अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो कह रहा है हम पार्टनरशिप मानेंगे। ये चीज कंपनियों में नहीं होती, मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्टर दूसरे के लिए लायबल नहीं होता। Thus mutual agency is the true test of partnership and not the profit sharing ratio। आ गई बात। कहता है a partner is agent because he can bind the other partners by his act, that is other partner is bound by his act provided the act was done within the scope of authority with the firm name and for the purpose of the business of the firm। कह रहा है पार्टनर एजेंट है क्योंकि वो अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, आगे विद द फर्म नेम, फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बिजनेस के लिए करेगा तो,
और अ पार्टनर इज अ प्रिंसिपल बिकॉज ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, वो अदर के लिए बाउंड भी है, वो खुद भी बाउंड है और वो अदर को बाउंड भी कर सकता है। दस लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, और लॉ ऑफ एजेंसी किसका पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। वो सीए के बच्चों को इंटर में पढ़ाया जाता है, सीएस वालों को फाउंडेशन में पढ़ा दिया जाता है, और सीएमए वालों को भी इंटर पढ़ाया जाता है। तो लॉ ऑफ एजेंसी से जब आप, इसका मतलब ये है कि जब आप पार्टनरशिप लगाओगे साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, और बेसिकली क्या लगेगा? लॉ ऑफ एजेंसी साथ साथ लगेगा। अब आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। देखो, अ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कैन बी ओरली और इन राइटिंग और मे बी implied फ्रॉम द कोर्स ऑफ डीलिंग अमंग द पार्टनर्स। वो बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, implied भी हो सकता है। However, it is in the interest of partnership to have the agreement in writing। कह रहा है लेकिन पार्टनरशिप के भले के लिए बात यही है कि वो राइटिंग में करवा लें। When such agreement is made in writing, such document is called partnership deed। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर उसी एग्रीमेंट को वो राइटिंग में लिखवा लेते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता होगा? जैसे कंपनी में एमओए होते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है, एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है? फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का काम क्या होगा, फर्म के अंदर कौन कौन पार्टनर होंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, बेसिक चीजें जो एक फर्म के अंदर होती है, फर्म किस जगह से ऑपरेट होगी, उसका एड्रेस क्या होगा, ये सब चीजें वहां पे होती हैं। देखो, नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब कहां लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में। अब आपको पता है ये बड़े सारे डिफरेंस पूछ रहा है कि सर पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है। ऑलरेडी आप लोग कंप्यूटर पढ़ चुके हो। तो पार्टनरशिप कैसा कह रहा है? पार्टनरशिप कैसे आती है? थ्रू एग्रीमेंट। और कंपनी कैसे बनती है? तो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर से बनती है, और कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी में तब बनती है। पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस नहीं होता, मतलब दो पार्टनर थे, दोनों मर गए या एक भी मर गया तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का परपेचुअल सजेशन होता है, कंपनी के सारे बंदे मर जाए तब भी कंपनी खत्म नहीं होगी। कंपनी के लीगल हायर चलाएंगे, उनके आगे वाले जो मरे हैं उनके लीगल हायर चलाएंगे। कहता है पार्टनरशिप में मैक्सिमम बंदे शैल नॉट एक्सीड 50, 50 हो सकते हैं। आपको पता है मैक्सिमम 50, और ब्रैकेट में लिख दे देना द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, क्योंकि रजिस्टर्ड पे तो कोई लिमिट है ही नहीं। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप शैल नॉट एक्सीड 50। लेकिन कंपनी पे आपको पता है अगर वो पब्लिक कंपनी है तो देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं शेयर होल्डर। लाइबिलिटी, आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनली लायबल होते हैं, लेकिन कंपनी में जनरली उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर में कंपनियों के अंदर आपने पता है पढ़ा भी होगा, नाम कैसे लिखा होता है? पब्लिक एक्स लिमिटेड, तो उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। नेक्स्ट, पार्टनरशिप के अंदर कोई शेयर नहीं होते, तो पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर शेयर, नॉर्मल शेयर तो नहीं होते, लेकिन अगर पार्टनर अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बनाना चाहता है तो उसको पहले सारे मेंबर्स की, अदर पार्टनर्स की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल लिख देते हैं, ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, वो नया मेंबर लेके नहीं आ सकता, नया पार्टनर लेके नहीं आ सकता। जैसे सपोज मैं हूं, मैं किसी नए पार्टनर को लेके आना चाहता हूं, या मैं अपनी जगह पे किसी और को लेके आना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो मैं बिना सबकी कंसेंट के नहीं लेके आ सकता अदर पार्टनर्स की। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर दूं किसी को भी मैं लेके आ सकता हूं। ड्यूरेशन, पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, दो ही है, सबकी डेथ हो जाए, सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन कंपनी का परपेचुअल सजेशन होता है, कंपनी चलती रहेगी। कह रहा है पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट और म्यूचुअल एजेंसी का होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये चीजें अब अपने आप पढ़ ही लोगे। पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में एसेंशियल, लेकिन कंपनी में डिविडेंड एसेंशियल नहीं होता। कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बटेगा, वरना नहीं। अब नेक्स्ट आता है क्लब और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है। ये चीज क्या है जरा देखना। क्लब बेसिकली मैं तुम्हारे को बता देता हूं क्लब किसकी बात कर रहा है ये। अ क्लब इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद नो ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट। जो आपको पता है इंडिया में सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटीज वगैरह बनती है, उनको एक क्लब बोल रहा है। तो क्लब का इंडिया में जो मेन एम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, लेकिन पार्टनरशिप का इंडिया मेन एम प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, क्लब में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है जनरली, वो देखो लिखा है ना, जनरली क्लब मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर क्लब लाइबिलिटी। क्लब खुद चुकाता है, उसके मेंबर नहीं चुकाते। क्लब के अंदर लाइबिलिटी, जैसे एग्जांपल कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, वहां पे कंपनी खुद चुकाती है, उसके मेंबर नहीं चुकाते। सेम सोसाइटीज वगैरह जो इंडिया बनती है वो खुद चुकाते हैं, उनके मेंबर पर्सनली लायबल नहीं होते, लेकिन पार्टनरशिप में उनके मेंबर पर्सनली लायबल होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लब के अंदर ऐसा कोई प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में होता है। क्लब के अंदर उनका कोई अपना प्रॉफिट में, प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग तो भला करने के लिए आए लोगों का, सोसाइटी बना रहे हैं, सोशल वेलफेयर करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होता है। नेक्स्ट,
अगर क्लब के अंदर मेंबरशिप चेंज भी हो जाए, मतलब आज हम मेंबर हैं, कल को हम मर भी जाएं, हम अपने या किसी और को ले आए, क्लब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लब खत्म नहीं होगा, क्लब चलता रहेगा, क्योंकि क्लब का परपेचुअल सजेशन है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर उनमें से एक भी मर गया, दोनों मर गए, तो फर्म का बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, फर्म खत्म हो जाएगी। अब एचयूएफ और पार्टनरशिप में आपको पता ही है, एचयूएफ स्टेटस से क्रिएट होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है। एचयूएफ में अगर किसी की डेथ भी हो जाए, डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ एचयूएफ डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस, बिजनेस चलता रहता है उसके अंदर, लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर ऑर्डिनरली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मैनेजमेंट, कर्ता जो पार्टनर एचयूएफ का सीनियर मेंबर होता है उसको अथॉरिटी होती है मैनेज करने की, लेकिन पार्टनरशिप में सारे मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट, कर्ता के पास हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस, कर्ता पूरी फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और इधर लेकिन वो सबको बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन इधर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट देखो नीचे लिखा भी आएगा, लायबिलिटी से पता लग जाएगा, लायबिलिटी इसमें खाली कर्ता की होती है अनलिमिटेड, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसमें एचयूएफ में, लेकिन इधर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। माइनर यहाँ पे मेंबर बन सकता है बर्थ से ही, लेकिन यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो सकता है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस। को ओनरशिप समझ आता है ना, दो बंदों ने, मैंने अभी एग्जांपल दिया, दो बंदों ने मिलकर एक लैंड खरीद ली, तो वो पार्टनरशिप नहीं है और उस पर पैसा कमा रहे हैं, तो कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, लेकिन को ओनरशिप एग्रीमेंट से भी बन सकती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी बन सकती है। एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस क्या चीज है जरा समझो, एक फादर है, फादर के दो सन है, फादर की एक लैंड है, फादर की हो गई डेथ और वो लैंड ऑटोमेटिक दोनों बेटों में बट गई, तो इसका मतलब ये दोनों बच्चे उस लैंड के को ओनर है, दोनों में इकट्ठे बटेगी, तो ये इनहेरिटेंस उनके पास आई है, एग्रीमेंट से नहीं इनहेरिटेंस से आई है, मरने के बाद इनहेरिट हुई है उनको, तो को ओनरशिप इनहेरिटेंस से भी आ जाती है, लेकिन पार्टनरशिप इनहेरिटेंस से नहीं आती, पार्टनरशिप के लिए तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप में बिजनेस आप करते हो जरूरी है, लेकिन को ओनरशिप में आपको बिजनेस नहीं करते, अब जरूरी नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में तो असेंशियल है, लेकिन को ओनरशिप में एसेंशियल नहीं है, आपने लैंड लेके छोड़ रखी है, आप उस पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग कर ही नहीं रहे, आप कुछ कमा ही नहीं रहे, तो शेयरिंग क्या करोगे। नेक्स्ट कहता है पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना हिस्सा कभी भी किसी और को देना चाहता है, उसे अदर पार्टनर की कंसेंट देनी पड़ेगी, लेकिन को ओनरशिप में एक बंदा कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है बिना अदर को ओनर की कंसेंट लिए, अपना हिस्सा बेच सकता है। 100 गज का प्लॉट है, दो भाइयों में बटा, वो अपना 50 गज बेच दे कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, किसमें, पार्टनरशिप में, लेकिन को ओनरशिप में ऐसे कोई एक दूसरे का एजेंट प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स, ये 10 और 20 को काट के करो तो 50। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, इसको ठीक कर देते हैं, shall not exceed 50, और देयर इज नो स्टैट्यूटरी लिमिट इन द को ओनरशिप। और देखो इसमें तो भाई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, लेकिन को ओनरशिप में से कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी को ओनर बनो, एक प्रॉपर्टी के 100 ओनर बन जाओ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क है। ये एसोसिएशन पता है क्या है, सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा है बेसिकली, जो मैंने ऊपर क्लब की बात करी थी, और एसोसिएशन एक ही चीज है। आपको पता है इंडिया में जो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो बनती है इंडिया में, सोशल वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, वो कई रूप से बनती है। तो आप कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनी बना लो, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, या आप इंडिया में सोसाइटी बना लो या ट्रस्ट बना लो। जो ऊपर क्लब की बात हो रही थी वो सोसाइटी और ट्रस्ट की बात हो रही थी, नीचे जो बात हो रही है एसोसिएशन की, सेक्शन 8 कंपनी की बात हो रही है, कंपनी लॉ वाली। तो आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होंगे कंपनी लॉ के अंदर, और ये प्रॉफिट के लिए बनेगी, और एसोसिएशन सोशल वेलफेयर के लिए बनेगी। इसके एग्जांपल क्या है पार्टनरशिप, उसके एग्जांपल के चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस वगैरह के लिए बनती है, ये चीज लिखी हुई है। इसके तुम्हारे सारे डिफरेंस खत्म हो गए। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर से। तो गाइस अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर से, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे 11 12 में, ये भी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सिंपल हैं, कुछ टेक्निकल जो होंगे मैं समझाऊंगा। पहला आपने पढ़ा था एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये तो सिंपल है कि जो बंदा एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, रोज जाता है और बिजनेस कंडक्ट में डिसीजन लेता है, वो एक्चुअल पार्टनर है। सिंपल, एक्चुअल पार्टनर इज वन हु बिकम्स अ पार्टनर इन अ फर्म बाय एन एग्रीमेंट आगे एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट मींस इनएक्टिव, इनएक्टिव का ही दूसरा नाम हो गया स्लीपिंग, कि वो आ रहा है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सोता रहता है भाई, है ना, स्लीपिंग मींस सोता रहता है। वो कहता है स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब वो पैसा लगा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो घर में बैठा हुआ है,
बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जब कल को अगर फर्म डूबेगी तो वो इक्वली लायबल भी होगा चुकाने के लिए। लेकिन समझने वाली चीज पता है क्या है, इक्वली लायबल कैसे होगा, जरा उसके एक रीजनिंग समझा देता हूं थोड़ा सा। जब हम, ये बोलना बड़ा आसान है कि इक्वली लायबल होगा, लेकिन ये समझो कैसे होगा। जैसे मान लो एक XYZ फर्म है, इसमें A और B ये दोनों एक्टिव पार्टनर हैं, और एक C है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। मान लेते हैं इस फर्म के अंदर जो इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन डाला था, फर्म में जो इन्होंने पैसा लगाया था, कंट्रीब्यूशन डाला था, जो कैपिटल, जैसे कंपनी के अंदर कैपिटल बोलते हैं, फर्म में उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी, इन्वेस्ट करा था, कंट्रीब्यूशन मान लेते 3 लाख था, सबने इक्वली लगाया था, तो इसका मतलब 1-1 लाख की तीनों ने कैपिटल लगाई थी। लेकिन दुनिया की नजरों में तो पार्टनर 2 ही हैं, क्योंकि ये तो स्लीपिंग है, ये आता थोड़ी है, बिजनेस में पार्टिसिपेट थोड़ी करता है, लोग थोड़ी इसको जानते हैं, पैसा पीछे से इसका लगा हुआ है, लेकिन लोग इसे जानते हैं नहीं। और जब प्रॉफिट होगा इस फर्म को जो भी, वो बटेगा भी तीनों में वो, लेकिन वो इन तीनों को आपस में पता है ना। अगर कोई पर्सन मिस्टर जेड है, वो इनकी फर्म से डीलिंग कर रहा है, उसकी नजर में तो 2 ही पार्टनर है, ए और बी, सी तो है ही नहीं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी ये बोल रहा है कि सर स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, कल को अगर फर्म डूब गई तो ये चुकाएगा। अब चुकाने वाली बात तो ये है ना, ये सारे पार्टनर्स की तरह जब इसको लोग जानते होंगे तब तो इससे मांगेंगे। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि मिस्टर जेड जो है वो खाली ए और बी से ही मांगेगा, और ए और बी किससे रिकवरी करेंगे, सी से रिकवरी करेंगे उसके हिस्से के लॉस की। कि अगर कल को फर्म डूबती है तो सबको अगर लॉस चुकाना पड़ रहा है तो सी भी चुकाएगा, लेकिन उससे बाहर वाले डायरेक्टली नहीं मांग सकते, क्योंकि तो वो तो जानते ही नहीं है कि सी नाम का कोई पार्टनर है। बाहर वाले खाली जो एक्टिव पार्टनर है उन्हीं से मांगेंगे, स्लीपिंग से नहीं मांगेंगे। तो बस ये था स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट, लिंक कर दिया। तो देखो, sleeping partner is one who does not take an active part in the conduct of the business of the firm. He, like other partner, invests capital and share in the profit of the business. However, the fact that he is a partner is not known to the outsider dealing with the firm. ये partner है, ये बाहर वालों को तो not known to the outsiders dealing with the firm. वो बाहर वालों को नहीं जानते कि वो पार्टनर है, लेकिन वो कह रहा still he is equally liable along with other partners for all the debts of the firm. लेकिन स्टिल उसको सारे कर्जे तो चुकाने पड़ेंगे अदर पार्टनर के साथ मिलके। तो वो कैसे चुकाएगा, अब समझ आ गया। अगर कल को मान लो टोटल में इस फर्म को 6 लाख का लॉस होता है, तो 6 लाख का लॉस ऐसा नहीं है कि ए और बी भरेंगे। हाँ, सपोज मिस्टर जेड ने इनसे 6 लाख का लॉस लेना था, तो जेड तो ए और बी से 6 लाख मांगेगा, लेकिन इंटरनली ये ए बी सी तीनों मिलके 2-2 लाख देंगे, तो ए और बी सी से 2 लाख लेंगे और उसके बिहाफ पे देंगे। तो ऐसे होगा। अब आता है नॉमिनल पार्टनर का कंसेप्ट। ये भी आपको पढ़ाया गया था, लेकिन एक्चुअल में फॉलो ही नहीं होता, जिसकी रीजनिंग दूंगा क्यों। सर पहले मैं समझा देता हूं नॉमिनल पार्टनर होता कौन है। आपको ये सिखाया, मान लो एक XYZ फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। ये एक पर्सन है, एबीसी फर्म है, एक एबीसी फर्म, उसका एक ऑनर है मिस्टर डी, उसके अंदर 2 पार्टनर है मिस्टर डी और मिस्टर ई। ये तीनों पार्टनर इसको, इन दोनों को बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारे को अपनी फर्म का नाम दे दो, हमारी फर्म का नाम चलता नहीं है, आप हमारे को अपना नाम दो, हम तुम्हारे नाम से प्रोडक्ट बेचेंगे। अब सोचने वाली चीज ये है, उसका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये उसे कह रहे हैं ना तो हमारी कोई प्रॉफिट शेयरिंग होगी, है ना तो कैपिटल इन्वेस्ट कर, चल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, नाम तो दे रहा है, कह रहा है लेकिन ना हमारी कोई प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ना इसके अलावा तू बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तुम लोग, लेकिन हाँ अगर कल को हमारी फर्म डूबी तो आप भी चुकाओगे, आप इक्वली लायबल हो, आप इक्वली लायबल हो। अब ये कितने पागल वाली बात है कि भाई ऐसा कौन सा पागल इंसान होगा जो अपना नाम दे देगा। अच्छा, स्लीपिंग में इसमें फर्क क्या है, स्लीपिंग वाले को लोग जानते नहीं होते लेकिन वो लायबल होता है, इधर लोग इसको जानते हैं और ये लायबल है, लेकिन स्लीपिंग को एक फायदा होता है, उसको प्रॉफिट मिलता था, इनको तो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, है ना। तो किसी बंदे को प्रॉफिट तुम दे ही नहीं रहे, मैनेजमेंट में तुम पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करवा रहे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे, चलो ठीक है कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करवा रहे, लेकिन ना तो तुमसे प्रॉफिट दे रहे ना मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करवा रहे, नाम तुम उसका यूज करोगे, कल को अगर तुम्हारी फर्म कोई भी फ्रॉड करती है तो फंसेगा वो, क्योंकि नाम उसका है, ये दोनों पार्टनर फंसेंगे, लायबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड होगी। तो ऐसा कौन सा पागल होगा जो कहेगा कि भाई मेरा नाम यूज कर लो,
ठीक है, पैसा वैसा मेरे को कुछ मत देना, कल को डूब जाओगे तो मेरे को बुला लेना, मैं पैसा चुकाऊंगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए ये चीज लॉजिकली बनती नहीं। और दूसरी चीज, अगर अब तुम्हारे को, ये तो थी मैंने लॉजिकल बात, अगर मैं अब तुम्हारे से लीगल बात करूं एज पर सेक्शन 4, जो तुमने मेरे से वीडियो में भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेक्शन 4 जो ये बोलता था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जिसका मतलब हमने देखा था विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग असेंशियल है, प्रॉफिट शेयरिंग होनी जरूरी है, और इसके साथ तो प्रॉफिट शेयरिंग हो ही नहीं रही, तो लीगली ये पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब जरा वही देख लो, अ पर्सन हु लेंड इज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, नॉमिनल पार्टनर कौन है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और अपना नाम दे देता है आगे। ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, डज नॉट शेयर प्रॉफिट, ना वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता। लेकिन देखने वाली चीज ये है, द फैक्ट दैट हिज पार्टनर इज वेल नोन टू अदर्स, लेकिन दुनिया तो जानती है ये पार्टनर है क्योंकि नाम इसका है, तो बट लाइक अदर पार्टनर्स ही इज लायबल, और दुनिया के नजरों में क्योंकि ये पार्टनर है तो इसको चुकाना भी पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको ना प्रॉफिट मिल रहा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा, लेकिन कर्जे सारे चुकाने कौन आएगा? तो लीगली स्पीकिंग, हम लीगली बात करें, सच टाइप ऑफ पार्टनर इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज ही डज नॉट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 4, और ये सेक्शन 4 की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। आपको याद होगा मैंने इसको लिंक भी करा था। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वो पार्टनर होते हैं जो अपनी गुडविल लेके आते हैं, एग्जांपल वगैरह, वो कहते हैं हम खाली प्रॉफिट लेंगे, लॉसेस में हम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन मैंने बताया था ये सारी चीजें सिर्फ गोइंग कंसर्न तक देखी जाती है, जैसे ही ये फर्म डूब जाएगी तो वाइंडिंग अप में लायबिलिटी सारे ही पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, उसमें इसको भी चुकाना पड़ेगा। अब देखो, द पार्टनर्स कैन मेक एग्रीमेंट दैट वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स शैल नॉट शेयर द लॉसेस, आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि एक से ज्यादा पार्टनर लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, बट एंटाइटल्ड इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। दैट पार्टनर शैल बी टर्म्ड एज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो लॉसेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खाली प्रॉफिट में करेगा, उसे हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। मगर बट हिज लायबिलिटीज अनलिमिटेड लाइक अदर पार्टनर। ये कब? ये जो प्रॉफिट वाली बात थी गोइंग कंसर्न की तरफ से चल रही थी, लेकिन अगर कल को ये फर्म डूब गई तो उसमें इसको सबकी तरह चुकाना पड़ेगा, ये हमने बात की थी। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। इसका ना बेस्ट एग्जांपल समझा देता हूं पहले, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का। एस्टॉपल का मतलब होता है टू बी स्टॉप, एस्टॉपल मींस टू बी स्टॉप, और इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल बोल रहे हैं, होल्डिंग आउट बोल लो। ये कंसेप्ट क्या है पहले मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा। इस कंसेप्ट में एक ऐसा बंदा जो फॉर्मली पार्टनर अपॉइंट नहीं हुआ, मान लो एक पर्सन है मिस्टर पी, ये फॉर्मली अपॉइंट नहीं हुआ पार्टनर, लेकिन इसका कंडक्ट ये शो कर रहा है कि ये पार्टनर है। इसका कंडक्ट क्या शो कर रहा है? कि ये पार्टनर है। अगर ऐसा कोई केस है तो अगर उसके बाद ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैं पार्टनर नहीं था। इसको एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो ऐसे बनाते हैं, एक मिस्टर एफ है, ये फादर है। मैं हमेशा इस एग्जांपल को समझाने के लिए फादर सन का एग्जांपल देता हूं, सबसे बेस्ट है। फादर सन का एग्जांपल जरा देखना कैसे बनेगा। मान लो एक फादर है, इनका एक सन है मिस्टर एस, ये सन है और ये मेजर है, 19-20 साल का जो भी है, मेजर है। फादर जो है, इनकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनकी एक शॉप है, फादर की एक शॉप है, ये उस शॉप को चलाते हैं और फादर अकेले चलाते हैं, मतलब कोई पार्टनरशिप नहीं है, फादर अकेले चलाते हैं। अब हो क्या रहा है कि फादर कर जा रहे हैं 3 दिन के लिए आउटसाइड, 3 डेज के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, ऐसे मान लो 3 to 4 डेज के लिए, और अपने बेटे को शॉप देके गए हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे दुकान को तू संभाल ले 3 दिन। तुमने देखा भी होगा ऐसे पापा लोगों की दुकान होती है, बेटे संभालते 3-4 दिन, तू संभाल लियो, मेरे बिहाफ पे जितनी भी डीलिंग होगी तू कर लियो। अब ऑब्वियसली बात है 3-4 दिन बैठ रहा, जितना प्रॉफिट होगा, अगर उन्होंने ये भी बोला तेरे को पैसे की जरूरत है तो रख लियो उसके अंदर से। तो अब एक चीज देखो, फादर की दुकान पे बेटा बैठा हुआ है। अब ये बेटा 3 दिन के लिए मार्केट में वेंडर आ रहे हैं, वो क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं और ये बेटा ले रहा है, दुकान के अंदर डाल रहा है। किसी को पेमेंट देनी है उसे पेमेंट दे रहा है, किसी से माल लेना है उससे माल ले रहा है, सब सारी डीलिंग कर रहा है। जो पापा को करनी थी वो बेटा कर रहा है। मान लो उसने वेंडर से गुड्स क्रेडिट पे लिए थे, क्रेडिट पे लिए थे 10 लाख रुपए के, और ये क्रेडिट पीरियड होता है 1 वीक का, 1 हफ्ते बाद चुकाने थे पैसे।
अब चक्कर क्या है, फादर ने तो 3 दिन बाद वापस आ ही जाना था, तो माल लिया तो बेटे ने था, लेकिन पेमेंट देते वक्त जब बारी आई पेमेंट देने की तो पैसे चुकाने पापा ने। अब बेटा दुकान पे नहीं है, पापा वापस आ चुके हैं। अब पापा को उसने वेंडर ने बोला कि सर मैं आपको पिछले हफ्ते आपके बेटे को माल सप्लाई करके गया था, तो उसने बोला पापा 3 दिन के लिए बाहर गए हैं और मेरा 1 हफ्ते बाद ही चक्कर लगता है, तो अब मेरे को पैसे चाहिए आपसे। तो क्या फादर यहां पे मुकर सकते हैं? नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, जरा एक चीज समझो। सर फादर ने बेटे को अपॉइंट करा था लीगली कि भाई मेरी जगह पे तू संभाल ले। अब बेटा यहां पे पापा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कुछ याद हो, जो रिप्रेजेंट करता है पापा की दुकान है वो एजेंट, तो बेटा यहां पे एजेंट मान लिया जाएगा, और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है फादर, वो कौन होगा? प्रिंसिपल। अब बेटे की हरकतों की वजह से पापा लायबल है, तो अगर बेटे ने किसी को पैसा देना था उन 3 दिन की ट्रांजैक्शन में तो पापा देंगे, बेटे ने किसी से पैसा लेना था तो वो पापा लेंगे, तो देना लेना सब कौन देखेंगे? पापा। मतलब बेटे के कंडक्ट की वजह से पापा लायबल है। और पापा ने बेटे को यह भी बोला था कि बेटा 3-4 दिन जो भी पैसे की जरूरत हो तो अपने हमारी शॉप में से जितनी सेल हो उसमें से निकाल लियो जो तेरा बनता हो। अब तुम पार्टनरशिप की सेक्शन 4 की कंडीशन देखो, जो एक जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप बोल के नहीं की जाती, लेकिन 2 कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो पार्टनरशिप मान ली जाएगी। वो 2 कंडीशन क्या थी, जरा दिखा रहा हूं तुम्हारे को, याद होगी ये 2 कंडीशन। ये केस पढ़ा था हमने केडी कमात वाला। इसमें क्या था, पहला, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यहां आपको पता है एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, और एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। यहां पे पापा का बेटे के साथ ओरल एग्रीमेंट था कि बेटा मेरी दुकान को संभाल लियो। उन्होंने कहा बेटा संभालेगा, बेटे ने कहा संभालूंगा, तो एग्रीमेंट तो है। और ये प्रॉफिट शेयर करने के लिए कैसे है कि पापा ने बोला था कि बेटा जो भी कमाएगा अगर पैसे की जरूरत पड़े तो निकाल लिया, इसका लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है। दूसरी बात क्या था कि बिजनेस या तो सब चलाएं या सब एक सबके बिहाफ पे चलाए। अब जरा एक चीज देखो, ये दोनों तो नहीं चला रहे, लेकिन एक अपने पापा के बिहाफ पे चला रहा है। सन किसके बिहाफ पे चला रहा है? अपने पापा के बिहाफ पे चला रहा है। और आपको पता है म्यूचुअल एजेंसी में अगर एक के कंडक्ट की वजह से दूसरा बंदा लायबल है तो वो म्यूचुअल एजेंसी है। और यहां पे आप देख लो, सन के कंडक्ट की वजह से फादर लायबल है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो गई, म्यूचुअल एजेंसी वाली भी और प्रॉफिट शेयरिंग वाली भी। बेटा प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है और म्यूचुअल एजेंसी भी लग रही है। और देखा जाए तो कहीं से भी पापा ने बेटे को ये नहीं बोला था फॉर्मली कि भाई आज से तू और मैं पार्टनर है। पापा की तो दुकान थी, लेकिन उनका कंडक्ट क्या शो कर रहा है कि ये पार्टनर बन चुके हैं। तो इस पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड पार्टनरशिप। इंप्लाइड हो गई ना, तो इंप्लाइड पार्टनरशिप के अंदर इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। इसी को हम पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं और इसी को पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट भी बोलते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि अब क्या पापा, एस्टॉपल का मतलब क्या, टू बी स्टॉप, कि अब पापा स्टॉप नहीं हो सकते। पापा ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी नहीं, मैंने तो बेटे को पॉइंट किया नहीं था, बेटे की हरकतों की वजह से मैं लायबल नहीं हूं, अपने बेटे से डीलिंग करिए तो बेटा ही चुकाएगा। और बेटा बाद में जब बेटे पे जाए बंदा तो बेटा ये बोले नहीं तो पापा की दुकान है पापा चुकाएंगे। ऐसा नहीं है, एक की हरकत की वजह से दूसरा लायबल है। और फादर ने बोला था जितनी भी डीलिंग करेगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इनका कंडक्ट क्या शो कर रहा है कि ये इनके बीच में क्या हो गया है, म्यूचुअल एजेंसी हो गई है इंप्लाइडली, और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग तो है ही। तो ये पार्टनरशिप बोल के नहीं हुई थी, लेकिन स्टिल पार्टनरशिप बन गई। ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। तो अब इसमें फादर कल को अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप मींस डिनाई नहीं कर सकते। सामने वाले वेंडर को ये नहीं बोल सकते भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तूने मेरे बेटे डीलिंग करी तू ले। तो आपने उसको बेटे को बिठाया था दुकान पे तो आप भी चुकाओगे। ये था पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल और पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे ना, समझ आएगा। अब इसको बुक से पढ़ते हैं ना, तब समझ आएगा। एक ब्रीफ दिया मैंने, जरा आप देखो। देखो, अ पर्सन हु इन फैक्ट इज नॉट अ पार्टनर, बेटा एक्चुअली पार्टनर थोड़ी था, बट बाय वर्ड स्पोकन रिटन, या तो बोल के या लिख के, और बाय हिज कंडक्ट रिप्रेजेंट। जैसे बेटे का कंडक्ट क्या शो कर रहा था कि हाँ वो पार्टनर है, हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। या तो वो बोल के कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या उसका कंडक्ट ये शो कर रहा है कि वो पार्टनर की तरह ही काम कर रहा है। जैसे बेटा बाप के लिए एज अ पार्टनर काम कर रहा है। आगे, ही इज लायबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन। तो अगर वैसा उसका कंडक्ट शो कर रहा है फिर वो पार्टनर माना जाएगा एनीवन के लिए। हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द फर्म। और उसके इस कंडक्ट की वजह से तो सामने वाले वेंडर ने क्या करा था, इस फर्म को क्रेडिट पे माल दिया था। तो क्या रहा है, फिर फर्म को चुकाना पड़ेगा। द पर्सन फॉर रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इज कॉल्ड अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इधर यहाँ पे वो बेटा क्या माना जाएगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कहता है अगर आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनना है तो 3 कंडीशन पूरी करनी है। इन ऑर्डर टू हेल्ड पर्सन लायबल ऑन द ग्राउंड ऑफ एस्टॉपल और होल्डिंग आउट 3 कंडीशन फुलफिल। सेक्शन 28 की वो क्या है, पहला,
ही मस्ट हैव बाय वर्ड स्पोकन रिटन, या तो सामने वाले को बोल ही रहा है, बेटा बोल रहा है आज से पापा और मैं पार्टनर है, या तो वैसा बोल दे, लेकिन वहां पे वो बोल नहीं रहा था, उसका कंडक्ट क्या शो कर रहा था कि दुकान पे बैठा पापा की जगह पे, तो ये इंप्लाइड कंसेंट है, इंप्लाइड उसका क्या है, कंडक्ट शो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं टैसिट रिप्रेजेंटेशन, टैसिट मींस इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन टू बी अ पार्टनर। सेकंड, अदर पर्सन मस्ट हैव एक्टेड, और सामने वाले ने उसकी इस रिप्रेजेंटेशन पे कि बेटा बाप के लिए बैठा दुकान पे, उस पर भरोसा करा और पैसा दिया, देखो आपने हमारे एग्जांपल में उसने फर्म को क्रेडिट पे गुड्स दिए। और नेक्स्ट, it does not matter whether such partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। कह रहा है इससे ये मैटर नहीं सकता कि सामने वाले बंदे को ये लग रहा है कि मैं पार्टनर हूं या नहीं हूं, इस बंदे को पता ही नहीं पता, ये बंदा ये थोड़ी सोच रहा है, इसने तो कहीं से बोला ही नहीं वेंडर को कि मैं पार्टनर हूं, ये तो सामने वाले को क्या बोल रहा था कि भाई मैं तो पापा की दुकान पे बैठा हूं, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता था इस बंदे को कि मेरा कंडक्ट सामने वाले को ये शो कर रहा है कि मैं इस फर्म का इंप्लाइड पार्टनर हूं। तो वो यही लाइन कह रहा है, देखो इस लाइन में बच्चा कंफ्यूज होता है इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूं। इट डज नॉट मैटर वेदर सच पार्टनर डज और डज नॉट नो, उस पार्टनर के पॉइंट से बात कर रहा है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टनर जानता था या नहीं जानता था कि उसकी रिप्रेजेंटेशन सामने वाले को एज अ पार्टनर शो कर रही है, तो उसको वो तो ये सोच के कर रहा था कि मैं अपने पापा के लिए बैठा हूं, लेकिन उसको नहीं पता कि वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसका कंडक्ट सामने वाले को एज अ पार्टनर बनवा रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहा है और इसका कंडक्ट की बेसिस के पापा लायबल भी हैं। तो ये तीन कंडीशन अगर पूरी होती हैं, ऐसे समझो कि पहला कि भाई सामने वाले ने इस पे भरोसा करा, सेकंड उसका कंडक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड शो कर रहा था, और तीसरा इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो पार्टनर बना हुआ है इंप्लाइडली उसे खुद भी पता या नहीं पता कि उसके कंडक्ट सामने, वो तो पार्टनर सोच के थोड़ी बना, यहाँ पे उसको तो पापा ने बिठाया वो बैठ गया, कि उसका कंडक्ट सामने वाले को एज अ पार्टनर ट्रीट करवा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है सब पार्टनरशिप। जरा एक चीज देखो, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्टनरशिप को ना, पार्टनर इस सब पार्टनर क्या है जरा समझाऊंगा। Partner agrees to share his profit derived from the firm with a third person, then such third person is known as sub partner। अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से की शेयरिंग किसी और के साथ करता है तो उस बंदे को हम बोलते हैं सब पार्टनर। जरा समझो, इसको पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली क्यों नहीं बोलते, ये उससे अलग क्यों है। सर मान लो XYZ तीन पार्टनर थे, और मान लो फर्म को 1,20,000 का प्रॉफिट होता था, और मान लो सब में इक्वल इक्वल बढ़ता था, 40,000 40,000 और 40,000। एक तरीका तो ये है। और अब मान लो ये XYZ फर्म के तीन पार्टनर हैं, अगर ये किसी चौथे बंदे को लेके आते हैं, मान लो किसी D को लेके आते हैं, तो ये चौथा बंदा जो हो गया, अभी इसको कह रहे हैं यहां से तू भी हमारी फर्म के अंदर पार्टनर है, अब सब में इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो उसके अंदर इक्वल शेयरिंग कैसे होगी, 30,000 30,000 30,000 और 30,000, अब सब में इक्वल हो रही है, चारों में बट गई, तो ये फर्म का प्रॉफिट इनमें बढ़ रहा है। तो ये तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बन लो या नॉर्मल पार्टनर जैसे भी पॉइंट हो रहा है, तो ये फर्म का पार्टनर है, ये सब कुछ पार्टनर बिजनेस डिसीजन सब में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन कैटेगरी 2 एक ये तो सिचुएशन 1 थी, तो ये तो पार्टनर एक्चुअल पार्टनर है, लेकिन ये सब पार्टनरशिप नहीं है। सब पार्टनरशिप कैसे है कि मान लो एक XYZ फर्म है, अब मैं सिचुएशन 2 लिखता हूं, XYZ फर्म है, इसके अंदर X, Y और Z तीन पार्टनर हैं, और सेम एग्जांपल लगते हैं, फर्म को 1,20,000 का प्रॉफिट होता है और सब में इक्वल इक्वल बढ़ता है, 40,000 40,000 40,000। अब इनमें से फर्म नया पॉइंट नहीं कर रही, ये X अपने किसी एक मिस्टर A से टाई अप कर रहा है और उसको कह रहा है भाई देख मेरे को 40,000 प्रॉफिट आता है ना, आगे से 40,000 में से मेरे वाले हिस्से में से 20,000 तेरा 20,000 मेरा, दोनों बांटेंगे मिलके। इसका मतलब इस वाले बंदे को पार्टनर अपने प्रॉफिट का इसने बनाया है, लेकिन ये बंदा फर्म का पार्टनर नहीं है। मिस्टर ए का फर्म के बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, फर्म की लायबिलिटी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डी का फर्म के बिजनेस और फर्म की लायबिलिटी से लेन देन है। यहाँ पे डी पैसा फर्म से लेगा, किसी पार्टनर से नहीं लेगा, और कल को अगर फर्म डूबेगी तो चुकाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए का फर्म से कोई लेन देन नहीं है, अदर पार्टनर से, ये खाली एक्स से लेगा उसके प्रॉफिट का हिस्सा, फर्म के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, उसके अपने वाले 40,000 उसमें से हिस्सा। लेकिन इधर क्या हो रहा था, पूरे फर्म का जो 1,20,000 है उसमें से उसको हिस्सा मिल रहा था। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं सब पार्टनरशिप। जरा आप रीड करो, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर, इधर पार्टनर कौन है, एक्स, ये किसके साथ एग्री कर रहा है, टू शेयर हिज प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट नहीं हिज प्रॉफिट, इसका अपना प्रॉफिट कितना 40,000, किसके साथ एग्री कर रहा है शेयर करने को, ए के साथ, डिराइव फ्रॉम द फर्म विद अ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे, ए, देन सच थर्ड पर्सन इज नोन एज सब पार्टनर। तो इस ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब पार्टनर, सब पार्टनर। आगे, एंड द एग्रीमेंट बिटवीन सच पार्टनर एंड थर्ड पर्सन इज नोन एज सब पार्टनरशिप, और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग का, इसे हम क्या बोलेंगे, सब पार्टनरशिप। सच पार्टनर हैज नो राइट टू रिप्रेजेंट और इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मैंने बोला ना,
इसका फर्म से कोई लेन देन नहीं है, ना तो ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, ना ये कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, ना इसका कोई लॉसेस से लेन देन है। देखो सच पार्टनर कौन है यहाँ पे? ए। आगे has no right to represent as partner or interfere in the conduct of the business of the firm and not liable for the debts of the firm। ना ये फर्म के कर्जे वर्जों के लिए लायबल है। इसी के साथ तुम्हारे सारे तरीके के पार्टनर्स खत्म हो गए। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से आगे के टॉपिक करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एक लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। अब वो करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो गाइस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आपकी पहली पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल। बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने सपोज XYZ फर्म है, 3 बंदों ने मिलकर बनाई, उसके 3 पार्टनर है X, Y और Z, 3 पार्टनर्स हैं। अगर 3 बंदों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई है जो ये कब तक चलेगी, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने टाइम तक चलेगी और कब ये खत्म होगी, कब ये डिसॉल्व होगी। अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करा, मतलब ये कब तक चलेगी और कब खत्म होगी, और उसमें से जो पार्टनर चाहे इसे कभी भी खत्म करा दे अपनी इच्छा से, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। समझने वाली चीज पता है क्या है? इधर विल का मतलब क्या? इच्छा। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको पार्टनर्स ने बनाया और ये डिसाइड नहीं करा है कब चलेगी और कब खत्म होगी, और इसको कभी भी चाह के कोई भी पार्टनर खत्म करा दे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। सपोज 3 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप आज बनाई और वो आज से 4 साल बाद कह रहे हैं, उसमें से एक पार्टनर कह रहा है मेरे को ये पार्टनरशिप नहीं चलानी, मैं तो बंद कराऊंगा इस पार्टनरशिप को। अगर वो चाहे तो करा सकता है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्योंकि ना तो ये कब तक चलेगी ड्यूरेशन डिसाइड हुई थी, ना ये कब खत्म होगी ऐसा कोई टाइम डिसाइड हुआ था। और समझने वाली चीज पता है क्या है? तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा। एक चीज होती है, देखो एक होता है चीज नोटिस, उसे हम बोलते हैं इंटीमेशन देना। एक चीज होती है अप्रूवल। यहां पे क्या है, इसमें जैसे सपोज 3 पार्टनर है, मैंने तुम्हारे को बताया उसमें से कोई भी पार्टनर चाहे तो खत्म करा दे। तो सपोज वाई है और वाई कहता है मेरे को फर्म को खत्म कराना है, इस फर्म को बंद करना है, अब हम नहीं चलाएंगे, तो उसको इन दोनों का अप्रूवल नहीं लेना, अप्रूवल नहीं लेना, खाली इन लोगों को नोटिस सर्व करे और बात खत्म। मतलब इनको बोलते भाई आज से तुम्हारी हमारी पार्टनरशिप खत्म और आज से फर्म बंद हो रही है। मतलब समझो कितनी खतरनाक पार्टनरशिप एट विल होती है। अगर तुमने स्टार्टिंग से पार्टनरशिप बनाई और तुमने ये डिसाइड नहीं करा कब तक चलेगी और कब खत्म होगी, तो उसमें से कोई भी पार्टनर किसी रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस सर्व करके, खाली नोटिस, अप्रूवल नहीं लेना। हमने उनसे ये नहीं पूछना, उनसे पूछना नहीं है जी, परमिशन नहीं लेनी, हाँ भाई बंद कर दे मेरी इच्छा है, ना जी ना, परमिशन तो ऑप्शन ही नहीं है। सीधा उनको क्या बोलोगे? नोटिस, भाई मेरी इच्छा है फॉर्म बंद कराने की और मैं बंद करा रहा हूं, जाओ जो करना कर लो, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब सीधा बंद करा सकते हैं, अप्रूवल लेने तक की जरूरत नहीं है। अब जरा देखना, वेयर नो प्रोविजन इज मेड, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। इधर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है पार्टनरशिप डीड, इधर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप कब तक चलेगी, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, की चलेगी कब तक या खत्म, डिटर्मिनेशन मींस एंडिंग, या पार्टनरशिप कब खत्म होगी। अगर पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कब तक चलेगी और कब खत्म होगी, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। तो उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। सच पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, पहले तो अंडरलाइन करो, उस पार्टनरशिप को कोई भी डिसॉल्व करवा सकता है बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। क्या देकर? नोटिस इन राइटिंग टू, किसको देना है? ऑल अदर पार्टनर्स। नोटिस सबको देना पड़ेगा, मगर एक वर्ड क्या है इधर? नोटिस, अप्रूवल नहीं लेना। सपोज 5 पार्टनर हैं तो उनको बोल दो भाई मैं इस फर्म को बंद करा रहा हूं, नोटिस इन राइटिंग दे दिया, सबको नोटिस सर्व करना है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब उसमें से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम बोलोगे मैं बंद करा रहा हूं, कितने लोग कहेंगे हम तो नहीं ऐसा कैसे करा रहा है, तो भाई हमने तो बोला ही नहीं अप्रूवल दो, तुम बीच में पैर अड़ा ही नहीं सकते, मैं बंद करा रहा हूं तो करा रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एट विल। अब एक चीज ना समझने वाली क्या है, टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, अब सबको वो नोटिस सर्व करेगा। द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन द नोटिस, जब आपने नोटिस सर्व करा उसी डेट से फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। जैसे मानो डेट मेंशन इन द नोटिस, अब इसमें 2 चीजें होंगी। जैसे सपोज मैंने 1/1/2021 को नोटिस सर्व करा अदर पार्टनर्स को कि भाई
मैं 1/2/2020 से 1/2/2021 से इस फर्म को बंद कर दूंगा, 1/2/2021 से इस फर्म को क्या कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप विल है, कोई हमने टाइम वाइज डिसाइड किया नहीं था। तो उस केस के अंदर जब मैंने नोटिस 1 को सर्व करा, लेकिन मैंने उसमें डेट कौन सी डाली है, 1/2 की, तो वो फर्म अगले महीने से बंद होगी 1/2 से, जिस दिन नोटिस सर्व करा उस डेट से नहीं होगी। लेकिन सपोज मैंने नोटिस सर्व करा और मैंने उसमें कोई डेट डाली नहीं है, तो हम ये मान के चलते जिस दिन हमने नोटिस सर्व करा उसी दिन से फर्म बंद होगी, तो फिर फर्म 1/1/2021 से ही बंद हो जाएगी। इसका मतलब, और एक दो चीज समझने वाली क्या है, अगर नोटिस की डेट बताइए तो उस डेट, अगर नोटिस में कोई डेट बताइए कि फर्म आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद उतने टाइम पे बंद होगी, तो उस डेट से बंद होगी। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन नोटिस सर्व करा था उसी डेट से फर्म बंद हो जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हमने समझाया कि इस पार्टनरशिप एट विल को बंद कराने के लिए कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, खाली नोटिस सर्व करो कि भाई मैं तो इस फर्म को बंद करा रहा हूं, जैसे ही नोटिस सर्व करा फर्म बंद हो जाएगी, बात खत्म, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ इंटीमेशन एंड नॉट अप्रूवल। परमिशन नहीं लेनी, खाली इंटीमेशन भेजना है बस कि मैं फर्म को बंद करा, लिखा है भाई नोटिस इन राइटिंग, अप्रूवल तो लेना ही नहीं है, बात ही खत्म। नेक्स्ट अब आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जरा ये समझाता हूं क्या है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए की जाती है। जैसे ही वो पार्टनरशिप, देखो एक्स और वाई है, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी है कि दोनों मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं। दोनों ने एक पार्टनरशिप करी है कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो इनकी मतलब पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर वेंचर के लिए है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस चीज के लिए होती है, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है। आप बिल्डिंग बनाओ, दोनों मिलकर रोड बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है। जैसे ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब बिल्डिंग 3 साल में बने, 5 साल में बने, 10 साल में बने, जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनती है। जैसे ही वेंचर कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों की पार्टनरशिप खत्म। सपोज मान लो इन दोनों ने एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी है कि चलो मिलकर एक मॉल बनाते हैं, या चलो एक रोड बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं। जैसे ही वो हाईवे कंप्लीट हो जाएगा इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लॉ कहता है अगर इनका वो वेंचर कंप्लीट हो गया, जैसे सपोज इन्होंने बिल्डिंग के लिए एग्रीमेंट करा था, पार्टनरशिप की थी और वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं, अगर वो बिल्डिंग कंपनी कंप्लीट होने के बाद भी अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं, तो लॉ कहता है फिर ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। फिर ये क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या है कि बिल्डिंग बनने के बाद तो इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई थी। लॉ कहता है स्टिल अगर उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। फिर उसके बाद फ्यूचर में कल को कोई भी चाहे तो कभी भी नोटिस सर्व करे और फर्म को बंद करा दे। वो यही बता रहा है। अब जरा देखो, कहता है अ पार्टनरशिप स्टार्टेड फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर। इधर एडवेंचर, ये पहले मेरे को लगा था वेंचर होगा, लेकिन एडवेंचर ही लॉ मेकर इसको वर्ड यूज करा, लेकिन अब इसे वेंचर मान के चलो। व्हेन अ पार्टनरशिप स्टार्टेड फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, इसको ऑफ में ऑफ हटा दो, और अंडरटेकिंग, आपने कोई अंडरटेकिंग मींस कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई प्रीमाइसेस, आपने कोई पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए कोई पार्टनरशिप करी है। एग्जांपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, आगे ना एग्जांपल में लिखा है ना, पर्टिकुलर इनका वेंचर क्या है, ब्रिज बनाना। आगे इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एज सून एज दैट वेंचर इज कंप्लीटेड। मतलब जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। Where partnership was constituted for a particular adventure undertaking or for fixed period, and if such partnership continued after the completion of that adventure undertaking or expiry of the fixed period, it becomes partnership at will। आ गई बात। जैसे ही आपने इस पार्टनरशिप को एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाया था, जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हो जाएगा वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर आप उस वेंचर खत्म होने के बाद भी उस पार्टनरशिप को चलाते हो तो ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। और कहता है इन सच अ केस द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अदर एडवेंचर आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल वेंचर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आपने सपोज ब्रिज बनाने के लिए एक पार्टनरशिप की थी, अब वो ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। आप उसके बाद अब किसी और पर्टिकुलर चीज के लिए भी अगर आप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। एंड उस केस में आपके राइट और लायबिलिटी वही रहेंगे पार्टनर्स के जो उनके ओरिजिनल वेंचर में थे। ओरिजिनल वेंचर मींस जिस टाइम उन्होंने बिल्डिंग बनाते वक्त जो राइट और लायबिलिटी डिसाइड किए थे, मैं इतना पैसा चुकाऊंगा, मेरा ये अधिकार है, वो सारे राइट और लायबिलिटी कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट आती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। हालांकि तुम्हारे को बताऊंगा लॉ मेकर की एक मिस्टेक, जब पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड की बात नीचे से अलग से लिखी हुई है तो ऊपर ये फिक्स पीरियड वाली बात डालने की जरूरत क्या थी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। ऊपर खाली वेंचर की बात डालते हैं, फिक्स पीरियड की बात नीचे डालते हैं, तो वो लॉ मेकर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है उसको, तुम समझो। तो ले दे के आप सिर्फ ऊपर खाली किसकी बात करो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, और नीचे वाले में हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड। अब इसमें और उस ऊपर वाले में फर्क क्या है,
इधर दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हम लोग आज से 5 साल तक के लिए पार्टनर रहेंगे। जैसे ही 5 साल या 8 साल के लिए पार्टनर रहेंगे या 10 साल के लिए पार्टनर रहेंगे, जो भी आप टाइम डिसाइड कर रहे हो, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और लॉ इसमें भी वही सेम लाइन बोल रहा है, अगर आप उसके बाद भी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हो तो उस केस के अंदर ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। उसके बाद ये क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। और पार्टनरशिप एट विल अब आपको पता ही है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ना कोई टाइम डिसाइड होता है कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, जिसको कोई भी चाहे कभी भी नोटिस सर्व करके खत्म करा दे, कोई भी पार्टनर चाहे तो ले दे के। इसमें और पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड वाली में और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या फर्क है? क्या लगता है आपको? सर पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसके लिए होती है? एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए। मतलब एग्जांपल हमने बिल्डिंग बनाने के लिए ली है, अब वो बिल्डिंग 10 साल में बने, 20 साल में बने, 5 साल में बने, उसमें टाइम का कोई लेन देन नहीं होता। जब बनेगी बिल्डिंग उसके बाद वो पार्टनरशिप खत्म होगी। लेकिन इसमें क्या है, आपने टाइम सेट कर लिया है, जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद आपकी भले बिल्डिंग, जैसे सपोज आपने फिक्स पीरियड बना के आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने टाइम डिसाइड करा कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन हमारा टाइम पीरियड रहेगा पार्टनरशिप का 5 साल। इसका मतलब आप यहाँ पे टाइम को सेंशन मान रहे हो, बिल्डिंग को सेंशन नहीं बना रहे। अगर आपकी बिल्डिंग 5 साल में नहीं बनी तो हमारे को इधर वेंचर से कोई लेन देन नहीं है, 5 साल के बाद आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, अगर आपकी पार्टनरशिप पर फिक्स पीरियड है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती तो वहां पे हमारे को टाइम से कोई लेन देन नहीं होता, हमारे को वेंचर से लेन देन होता है। अब वहां पे बिल्डिंग 5 साल में बने, 10 साल में बने, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी। लेकिन इधर वाले में क्या है, बिल्डिंग बने या नहीं बने हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं है, अगर वो टाइम पीरियड वाली पार्टनरशिप है, जैसे टाइम खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये दोनों में फर्क है। तो इसका मतलब ऊपर वाले केस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टाइम को एसेंशियल नहीं मानते, वेंचर को एसेंशियल मानते हैं। पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड में टाइम को एसेंशियल मानते हैं, वेंचर को एसेंशियल नहीं मानते। अब जरा देखो, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज फिक्स्ड बाय एन एग्रीमेंट देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अगर आपकी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से फिक्स की गई है तो उसे हम फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बोलते हैं। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड्स ऑफ फिक्स। वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। अगर वो कहता है इफ द फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स पीरियड कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म द पार्टनरशिप बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। तो कहता है अगर आपका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हो तो वो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एट विल। एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगे जो उनकी पहले थी, वो वाली बात रिपीट हो रही है। लास्ट आपकी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आती है जनरल पार्टनरशिप। ये क्या चीज है जरा समझो। सर सपोज मान लो एक्स और वाई है, इन दोनों की पार्टनरशिप है मिलके, और ये लोग एक जेड बंदे को साथ में लेके आए और इन 3 बंदों ने पार्टनरशिप कर ली, एक्स वाई जेड ने मिलकर पार्टनरशिप करी एक बिल्डिंग बनाने की। तो आपको पता है कि सर जेड जो है वो खाली इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए आया है, इसका मतलब ये कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी वो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप जेड की इस एक्स और वाई के साथ खत्म हो जाएगी। और अगर कल को ये बिजनेस फ्लॉप होता है, बिल्डिंग नहीं बन पाती, तो जेड की जो लायबिलिटी है वो इस बिल्डिंग के अंदर बनाने में जो नुकसान है उसके लिए है। लेकिन सपोज मान लो एक्स और वाई और भी कोई काम करते हैं, एक्स और वाई गारमेंट्स का भी काम करते हैं, एक्स और वाई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, और एक्स और वाई कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। और इन लोगों ने जो जेड के साथ पार्टनरशिप करी थी वो उन्होंने खाली कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस के लिए करी थी, इन दोनों बिजनेस के लिए नहीं करी थी। तो अगर कल को इनका ये कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस डूबता है और ये तीनों बिजनेस डूबते हैं, सारे डूब जाते हैं, तो जेड इनके इन दोनों बिजनेस का लॉस बियर नहीं करेगा, जेड खाली कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस का लॉस बियर करेगा। तो ऐसे जो एक, क्योंकि वो खाली एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए उसने पार्टनरशिप करी है, तो ऐसी को तो हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर सपोज ये जेड को जनरल पार्टनरशिप के अंदर लेके आते तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जेड खाली इस वेंचर के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन, वो सारे के सारे बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो सबके लिए लायबल होगा। इसका मतलब जनरल पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप के जितने बिजनेस हैं वो सबके लिए बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर आप किसी को पार्टनर बना रहे हो तो आप खाली उस वेंचर के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपका कोई और बिजनेस भी है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो उससे एक चीज निकल कर आई कि अगर एक्स वाई जेड फर्म है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करके खत्म करते हैं, इस फर्म के 3 बिजनेस हैं, गारमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का और कंस्ट्रक्शन का। अगर आप
जेड को इन्वॉल्व कर रहे हो और उसे ये बोल रहे हो कि तेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप खाली कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कल को भले ये तीनों बिजनेस में लॉस हो जाए, जेड खाली कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में जितना लॉस हो रहा है उसके लिए लायबल है, क्योंकि जेड नॉर्मल आपके एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए वहां पे इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन अगर आप जेड को बोलते हो तो आज से हमारी फर्म का जनरल पार्टनर है, तो उस केस में जनरल पार्टनर बनते ही वो जो फर्म के जितने बिजनेस हैं वो सबके लिए लॉस के लिए लायबल हो जाएगा, ओवरऑल सारे लॉस सारे बिजनेस के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आया, वो ओवरऑल फर्म के जितने बिजनेस सबके लिए आया है। तो जब एक फर्म के जितने बिजनेस सबके लिए अगर पॉइंट किया जाता है पार्टनर को, और ऐसी पार्टनरशिप बनाई जाती है जिसमें सारे बिजनेस के लिए सारे पार्टनर इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो अब जरा देख लो, वेयर अ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, मतलब जितने फर्म के बिजनेस जनरली सारे में डील करेंगे, इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। अ जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी मैंने बता दिया वो क्यों डिफरेंट है, देखो, इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सटेंड्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर अंडरटेकिंग। आ गई ना बात, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी खाली उस पर्टिकुलर वेंचर तक होती है, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप। ये जनरल पार्टनरशिप में नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि जनरल पार्टनरशिप में उसकी जो लायबिलिटी होती है वो सारे के सारे बिजनेसेस के लिए होती है। अगर एक फर्म के मल्टीपल बिजनेस है वो सब में ही लायबल होगा, अगर सारे बिजनेस डूबते हैं तो, या उनमें से अगर जितने भी डूबते हैं उन सब में ही वो पैसा चुकाएगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये पार्टनरशिप एक्ट का आज हम लेक्चर 1 खत्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम पोजीशन ऑफ अ माइनर से स्टार्ट करेंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय।